तो उसकी मम्मी उसको डांट रही है कि कैसा तू केयरलेस सा लेजी सा है। तो ये अपनी मम्मी को जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? जवाब दे रहा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। मुझे एक केयरलेस ज़ेब्रा कहना बंद करो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। यार आज ना मैं तुम्हें एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक बार मेरा एक दोस्त मेरे पास दौड़ते हुए हाफते हुए आया। बोला सुन सुन सुन, आज एक बहुत बड़ा मैटर हो गया। बोला क्या हो गया? बोला अरे यार अपने दोस्त को ना उसने थप्पड़ मार दिया। अब मेरे अंदर का टीचर ना कूद कूद के निकलने की कोशिश करता है। मैंने कहा अरे सुन, मैटर ये नहीं होता है, मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। यार वो तो बेइज्जती करके चला गया। बोला अपना ज्ञान अपने पास रख और बच्चों को देना अपना ज्ञान, ये तो इसीलिए उसने तो नहीं सुना और तुम्हें देना तो मेरा फर्ज है। तो आज मैं तुम्हें ये मैटर का ज्ञान देने वाला हूं इस चैप्टर के साथ, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और क्यों लोगे ये ज्ञान तुम? क्योंकि 7 से 8 नंबर का वेटेज है इसका तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में। हेवी वेटेज, लगभग 10% का। अभी तुम्हारे यूटी होंगे, फिर तुम्हारे मिड टर्म्स, फिर प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, देख लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो यार यहाँ से बेटर कहीं समझ में नहीं आने वाला, और अगर पढ़ भी लिया है तो इससे बढ़िया रिवीजन सोर्स तुम्हारा कोई नहीं होने वाला। तो आ जाओ फटाफट से इस वन शॉट लेक्चर में, पूरा चैप्टर एक बार में हम निपटाने वाले हैं। तो यार सबसे पहली चीज, ये मैंने मैटर और मेटल नॉन मेटल को कैसे रिलेट कर दिया मेरे भाई। जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था मैटर के बारे में ना, कि यार एवरीथिंग अराउंड अस इज समथिंग सम वे और अदर वे इज अ मैटर, है ना। किसी ना किसी तरह से आसपास जितनी चीजें वो सब मैटर है। कैसे? हवा इट्स मैटर। यार हमारा फ्लोर किसी चीज से तो बना है ना, हमारे लैपटॉप, हमारा टेलीविजन, हमारा पेन पेंसिल, सब चीजें मैटर है। अब इनमें हमने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे करनी है? क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन कुछ प्रॉपर्टीज की बेस पे। तो जब हमने किया ना, तो हमारे बुढ़े जो लोग थे ना, पुराने लोग, हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग पहले से कर चुके हैं इस चीज को। तो उन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया तो कुछ प्रॉपर्टीज की बेस पे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। तो 2 चीजें निकल के आई। एक निकला भाई मेटल्स, मेटल्स नाम की कोई चीज होती है, ये उन्हें पता चला। और दूसरा होता है भाई नॉन मेटल्स। अब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें थी जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि एक ईस्ट और एक वेस्ट थी, मतलब बिल्कुल अलग अलग थी, बिल्कुल अलग अलग रखा जा सकता है? नहीं। ये यार वैसा होता है ना जैसे एक कॉइन का हेड्स होता है और टेल्स होता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, लेकिन होती ऑपोजिट है। वैसे ही था। जैसे एक एनालॉजी देखो तुम, एक क्लासरूम होती है ना, तो क्लासरूम में क्या लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है ना, दोनों अलग होते हैं, लेकिन दोनों से मिलकर ही क्लास बनता है। तो मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी है, दोनों से मिलकर ही हमारा मैटर बनता है। अब यहां पे आगे पढ़ने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम हम देख लेते हैं, उनका सिंबल देख लेते हैं और उनके एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं ये सारी चीजें। तो यार अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो देखो मेटल कौन कौन से होते हैं तुम बताओ फटाफट। कौन कौन से मेटल्स का तुमने नाम सुना है और कौन कौन से मेटल ज्यादातर यूजेज में? देखो अभी तक हम बहुत सारे 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी हमने देखा होगा मेटल्स का यूज होता है, बायोलॉजी में भी मेटल्स का नाम हमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है, तो सबसे कॉमन जो है मेटल्स वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले सबसे कॉमन है हमारा सोडियम। सोडियम जिसको हम Na से लिखते हैं, या NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है ना, वो भी सोडियम का ही सॉल्ट है। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना? 11। ठीक है, चलो जी। दूसरा पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। इसका सिंबल होता है K। ठीक है, इसका सिंबल होता है K और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक है, तीसरा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। कैल्शियम, इसका सिंबल होता है Ca, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। फिर मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया जिसका सिंबल होता है Mg। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 12। ठीक है, फिर आपका मोटे मोटे ये, फिर हाँ लिथियम हो गया जिसका सिंबल होता है Li। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3।
तो भाई ये कुछ मोटे मोटे से हमारे मेटल्स होते हैं। इसके बाद हमारे कुछ, अच्छा ये मोटे मोटे हैं, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बाद में अच्छे से हम देख लेंगे। लेकिन जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हम करने वाले हैं जिनका, वो यही रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स जो कि हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाले, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, वो भी लिख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, यार ये तो सबने सुना है ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, ठीक है। फिर हाइड्रोजन हो गया। हीलियम, हीलियम सिंबल He और एटॉमिक नंबर 2। फिर और बताओ और कौन सा होता है? और कौन सा होता है? कार्बन। कार्बन इज ए नॉन मेटल जिसका सिंबल होता है C और एटॉमिक नंबर 6। और बताओ नाइट्रोजन, 7 कहाँ से आ गया भाई? 4 आएगा ना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है भाई? नाइट्रोजन का सिंबल होता है N और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। फिर बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यार जिसको हम ब्रीथ करते हैं, जिससे हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है ना, ओ, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। और बताओ और कोई सा नॉन मेटल बताओ। क्लोरीन, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है Cl और सॉरी जिसका सिंबल होता है Cl और एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो देख रहे हो ये भाई हमारे कुछ मोटे मोटे से नॉन मेटल्स होते हैं जो कि हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ये मोटे मोटे से हमारे मेटल्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा काम आते हैं। इनके बारे में मैंने तुम्हें क्यों बताया? क्योंकि यार आगे जाके ना हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे कि भाई ये इसके साथ रिएक्शन ऐसे होता है, इसके साथ ऐसे होता है। तो उनमें ये सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स का कहीं ना कहीं हम यूज़ करने वाले हैं, इनके सिंबल्स का, इनके एटॉमिक नंबर्स का। तो भाई हमें पता होना चाहिए। तो भाई अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट से इसका, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये कौन से बेसिस पे की जाती है, ये कैसे की जाती है ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन। तो यार सबसे पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज़ पे की जाती है और ये हमारा आज का इंडेक्स भी रहने वाला है कि ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं ना, थोड़ा सा आइडिया ले लिया हमने। और उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हमें देख के, टच करके, ठोक पीट के पता लग जाती है उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई, मैं ग्रीन कलर की टी शर्ट पहना हूँ आज और मेरे बाल ऐसे खड़े हुए हैं, या फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा हाथ खड़ा हुआ है या मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब दोनों हाथों में, ठीक है, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो अंदरूनी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ डिफरेंट होंगी, वो मेरे को काट पीट के देखभाल के तभी पता लगेगा। ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है, जो ठोक बजा के दिख पा रहा है, देख पा रहे हैं हम ना, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम चीज़ों की। फिर हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि केमिकल रिएक्शन करेंगे, जब मेरे ऊपर H2SO4 डाला जाएगा तब मैं कैसे कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा, मतलब मत डालना, जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। जब किसी एलिमेंट के ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शन करवा के देखा जाता है तो उसका कैसा बिहेवियर होता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हाउ मेटल्स एंड मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट। भाई ये मेटल नॉन मेटल जो है ये रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन करते क्यों है रिएक्ट और कैसे हैं, क्यों और कैसे का जवाब यहाँ पे हमें मिलेगा। फिर हम देखेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है भाई, अब मेटल और नॉन मेटल्स को कहीं ना कहीं से तो निकाला जाता है, खोदा जाता है, या कहीं ना कहीं से निचोड़ा जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो कौन सी जगह होती है? सुना होगा ना, गोल्ड माइंस। KGF सुना तुमने? KGF मूवी देखी है तुमने? है उसमें क्या होता है, KGF एक जगह होती है, वहाँ पे गोल्ड माइंस होती हैं, मस्त खुदाई वुदाई चल रही होती है ना। तो वो क्या है, वो मेटलर्जी तो है भाई। कोल की खुदाई तुमने सुना होगा, कोल की खाने या कोयले की खान, है ना। तो ये सारी माइंस, कोल माइंस, ये सारी क्या होता है, यहाँ पे सब मेटलर्जी ही चल रही है भाई। मेटल्स निकालना, नॉन मेटल्स निकालना, वही खुदाई करना, वही एक्सट्रैक्शन, कौन से रिएक्शन से होता है, कौन से रिएक्शन से साफ होता है, कौन से रिएक्शन से और होते हैं, वो हम सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है, मेटलर्जी में। कोरोजन एंड प्रोटेक्शन, भाई याद करो एक चैप्टर था हमारा, कौन सा वाला, पहला वाला, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें हमने कोरोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। थोड़ा सा क्या पढ़ा था कि भाई कोरोजन होता क्यों है, कैसा रिएक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, याद करो, थोड़ा कोशिश करो। फिर इसमें हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई कोरोजन तो हो रहा है, कोरोजन से बचाव कैसे होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज का हमारा मुद्दा रहने वाला है। हाँ जी, ये देखो, ये है सोडियम हमारा, ये है हमारा कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 11,
ठीक है, चलो जी। एटॉमिक नंबर का पता कैसे लगता है भाई? पीरियोडिक टेबल है, एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और वो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होती है, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ ना, कुछ इस तरह से वो पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। कुछ इस तरह से एक पीरियोडिक टेबल होती है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स रखे होते हैं। तो वे भी पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में पढ़ोगे, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो कुछ इस तरह से होती है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स रखे होते हैं और सीक्वेंस वाइज उनके एटॉमिक नंबर उन्हें दिए गए हैं। तो ये सारे एटॉमिक नंबर इसी पीरियोडिक टेबल के थ्रू हमें याद है, हमें पता होते हैं, ठीक है। चलो जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी बेसिस पे हमने कैटेगराइज करा कि भाई ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये तो मेटल में ही होने चाहिए। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक एक करके देखते हैं। पहली है मेलिएबिलिटी। यार बहुत आसान है, हम पढ़ चुके हैं, एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं, ठीक है। मेलिएबिलिटी मतलब किसी भी चीज को अगर मैं कूट के पीट के प्रेस करके अगर उसको पतली सी शीट में मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूं, जैसे कि ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है? ये आयरन की शीट्स है, या फिर सिल्वर की शीट्स हैं, ठीक है। अब सिल्वर तो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ये दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है? ये सिल्वर ब्लॉक है, इस सिल्वर का ब्लॉक है। अब मैं इसको कूट रहा हूं, इसको किसी प्रेस में डाल रहा हूं। गन्ने के जूस की मशीन देखी तुमने? गन्ने का जूस, बड़ा ग्लास, 20 रुपए है, मीम देख रहा है बस। अब मीम के अलावा गन्ने के जूस की मशीन जब जूस पीते हो तो देख भी लेना कभी। उसमें क्या होता है ना, दो ऐसे व्हील्स होते हैं, वो व्हील्स ऐसे चलते हैं, गन्ना इधर से जाता है, उधर से पिचक के निकलता है, जूस तुम्हारे हाथ में होता है। ऐसे ही रोलर्स होते हैं, कुछ ऐसा, ऐसे समझ लो, रोलिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। कुछ ऐसे रोलर्स होते हैं जो कि ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, एक ऐसे घूम रहा होता है, एक ऐसे घूम रहा होता है। इधर से हम इधर से हमारा जो ब्लॉक होता है ना मेटल का, अभी मेटल कौन है हमारा? सिल्वर। तो इस सिल्वर का ब्लॉक इधर से जाता है और इधर से ये पतली सी शीट हमारी निकलते हुए आती है, समझ रहे हो? तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये मोटे मोटे ब्लॉक्स को हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों यार? हमारी रिक्वायरमेंट है भाई, सिल्वर शीट्स, आयरन शीट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब जैसे टीन सुना तुमने, कार्स बनती हैं, लेट्स से कार्स बनती हैं, ठीक है। तो कार्स पे क्या होता है, वो आयरन शीट्स होती हैं, जो उसकी बॉडी बनती है ना, एक तो चेशी होता है कार का, उसके बाद उसकी बॉडी, उसका फ्रेम जो होता है, वो फ्रेम कैसे बनता है? वो यार आयरन शीट्स, मेटल शीट्स का जो बनता है। अब ये मेटल शीट्स आई कहाँ से? ये मेटल शीट्स आती हैं मेरे भाई ये रोलिंग प्रोसेस करके। ये रोलिंग, जब एक ब्लॉक को, आयरन के ब्लॉक को इस रोलिंग प्रोसेस में डाला जाएगा तो जाके शीट्स बनती है। तो इसी प्रोसेस को, कि किसी भी मेटल को हम पीट के एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, उसको फ्लैट कर सकते हैं या नहीं, वही प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। कि भाई टू बी कन्वर्टेड इन अ शीट, टू बी कन्वर्टेड इन फ्लैट शीट, कि किसी भी मेटल को मैं कूट के पीट के शीट में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं, वही कहते हैं मैलिएबिलिटी। सेकंड क्या है? डक्टिलिटी। बहुत बड़ी, बहुत आसान है। डक्टिलिटी क्या है? ये डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके तहत हम किसी भी मेटल को पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, पतले से वायर में। तुम सोचो कैसे बताऊं? हाँ यार, गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड का तुमने सुना होगा, ये गोल्ड के वो होती हैं ब्रिक्स, जैसे ये दिख रहा है ना, ये गोल्ड की ब्रिक है या बिस्किट है, कह सकते हैं, गोल्ड का बिस्किट है। अब लोग बहुत बार गोल्ड की चेन्स पहने होते हैं, है ना। वो चेन्स कैसे बनती हैं? वो चेन्स बनती हैं, पहले मोटे से गोल्ड की ब्रिक को या बिस्किट को पहले पतले से एक वायर में कन्वर्ट किया जाता है। वायर में, यार गोल्ड ना एक ऐसा मेटल है ना जिसका बहुत कम अमाउंट ऑफ गोल्ड की होगा, उसको बहुत लंबे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा मेटल है। तो उसको पहले वायर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसकी शेप दी जाती है, उसको शेप दी जाती है, फिर कटिंग की जाती है, उसके बाद जाके कहीं जाके तुम्हारी चेन्स बनती हैं, ठीक है। तो अगर किसी मेटल को तुम एक वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, उसको स्क्वीज करके, तो उसको कहते हैं हम डक्टिलिटी। टू बी कन्वर्टेड इन अ वायर, अगर पतले से वायर में तुम किसी मेटल को कन्वर्ट कर पा रहे हो ना, तो यार उसको कहते हैं हम डक्टिलिटी ऑफ द एलिमेंट। और यह एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑफ द मेटल्स, ठीक है। फिर आता है हार्डनेस। यार हार्डनेस मतलब क्या है? हार्डनेस यानी मजबूती, मजबूती यानी हार्डनेस? नहीं, ऐसे नहीं। देखो, अगर कोई भी मेटल अपने ऊपर किए जा रहे आक्रमण, या कोई भी एलिमेंट, अगर मान लो तुम उस पर हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहे हो
या उसको अपने नाखून से कुरेदने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी कोई ब्रिक है इसको नाखून से कुरेदने की कोशिश कर रहे हो, तो ये रेजिस्ट करेगा तुम्हें, ये कुरेदेगा नहीं, मतलब इसमें ऐसा कुछ निशान नहीं आएगा ऐसे, यूजुअली बहुत आसानी से निशान नहीं आएगा कि तुम उंगली से करना चाह रहे हो या ऐसे कोई पेन ले लिया उसे ऐसे करना चाह रहे हो और इस पर कोई निशान आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेटल जो है ना, ये मेटल रेजिस्ट करते हैं ऐसे किसी भी एक्सटर्नल इंट्रूजन को, ठीक है, कि भाई कोई भी बाहर से आके मुझे कुरेद देगा और मैं कुरेद जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। जिद्दी होते हैं भाई, ये कहते हैं ऐसे कैसे मैं अपनी शेप बदल लूँ, ऐसे कैसे मैं अपना आकार चेंज कर लूँ ना, नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू एनी एक्सटर्नल इंट्रूजन, ठीक है। तो भाई ये नहीं कुरेदेंगे, ये जिद्दी होते हैं, तो इसी को कहते हैं हार्डनेस, ठीक है। अब मान लो ये पेन है मेरे पास, ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ऐसे करूँगा ना, थोड़ा टाइट से करूँगा या नाखून से या फिर किसी चीज़ से, किसी नाइफ से करने की कोशिश करूँगा, तो भाई ये इसमें निशान आ जाएंगे, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज अ नॉन मेटल, ये मेटल नहीं है। वहीं पे अगर मैं एक मेटल ले लूँ, आयरन ले लूँ या कोई भी ले लूँ इसमें से, उसके साथ मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो भाई उस पर वो निशान नहीं आएगा, क्योंकि वो हार्ड है, ठीक है। लस्टर, लस्टर क्या होता है भाई? लस्टर सुना होगा ना, बहुत हार्ड है, तो वो बहुत हार्ड है भाई मेटल अपना। फिर भाई लस्टर, लस्टर क्या होता है? लस्टर होती चमक, चमक, चमकना, ठीक है, चमक। भाई मेटल्स होते हैं ना, वो लस्टरस होते हैं, यानी कि चमकते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा, एक स्टील का स्पून ही ले लो, चम्मच ले लो स्टील का, ठीक है, जिसमें तुम खाना खाते हो, अगर उसको साफ से धो रखा है ना, तो यार मस्त वो चमकता है। या स्टील की प्लेट जिसमें खाना खाते हो, वो भी एक मेटल ही है ना, तो वो भाई वो भी चमकता है, ठीक है। तो भाई इस चमक होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। जो नहीं चमकता है वो यूजुअली नॉन मेटल होता है। जैसे कि तुम्हारे जो हमने पढ़े थे ना, कार्बन हो गया, कोयला, कोयला चमकता है, कहीं देखा है तुमने? नहीं, लेकिन वो एक क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, वो एक मेटल नहीं है। ऐसे ही हम ले लेंगे, अगर सल्फर की बात कर लेंगे या फिर किसी और नॉन मेटल, ब्रोमीन की, क्लोरीन की, ये भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, इनमें लस्टर नहीं होता है, क्योंकि एक नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस यानी कि सोनोरस का मैं तुम्हें एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉटल है, और इस बॉटल पे मैं अगर ऐसे इस पे अगर मैं टैप कर रहा हूं ना, तो इसकी आवाज पर तुमने ध्यान दिया, बिल्कुल जैसे मंदिर का घंटा बजाते ना, वैसे आवाज आती है, वैसे आ रही है। देखो, मारने के बाद थोड़ी देर तक वाइब्रेट कर रहा है, फिर रुक रहा है। वहीं पे अगर ये मेरे पास एक फोन है जो प्लास्टिक का कवर है जिसके ऊपर, अब इस कवर पे मैं ये पेन से हिट करना चाहता हूं, कैसी आवाज आ रही है? बिल्कुल डिफरेंट है ना, दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या है? वो एकदम कंटिन्यूस वाइब्रेट हो रहा है, एकदम उसमें सोनोरस आवाज आ रही है, मतलब वाइब्रेट कर रही है उसकी आवाज कंटिन्यूसली, ठीक है। तो वो क्या है? इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरिटी या सोनोरिटी या सोनोरस कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें जिन पे हिट करने से उनमें एक आवाज़ पैदा हो। कैसी आवाज़? जो कंटिन्यूस वाइब्रेशन हो उस आवाज़ में। जैसे कि मंदिर का घंटा जो होता है ना, उसको हम हिट करते हैं तो वो भी सोनोरस, क्योंकि वो भी मेटल का होता है, पीतल का होता है, ठीक है। वो भी उसको हिट करोगे, एक बार हिट तो तुमने कर दिया, लेकिन फिर वो थोड़ी देर तक वाइब्रेट करता रहेगा, तुम्हारे कानों में उसकी आवाज़ आती रहेगी, जैसे कि अभी इस बॉटल में हो रहा था। तो इसी प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहते हैं। देन देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गर्म पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडे भी जाते हैं। जैसे कि अगर किसी पार्क वगैरह में जब हम जाते हो और मस्त धूप वाला दिन है, एकदम बहुत तेज़ धूप निकल के आ रही है, और तुम दोपहर में जाके किसी पार्क में एक स्टील की चेयर है या फिर एक लोहे की चेयर है, उस पर जाके बैठ जाते हो, या बेंच है उस पर बैठ जाते हो, तो मस्त पराठे सेक जाते हैं, ठीक है। वो क्यों सेक जाते हैं? क्योंकि जो स्टील की या मेटल की चेयर है ना, वो एक मेटल है, और वो मेटल क्या है? बहुत अच्छा थर्मल कंडक्टर है। अगर थोड़ी सी उस पर हीट पड़ेगी तो वो पूरी हीट को कंडक्ट करेगा, यानी अपने पूरे पे फैला लेगा, खुद समेट लेगा सारी हीट को, और फिर अगर तुम उस पर बैठोगे तो बहुत गर्म तुम्हें लगने वाला है, ठीक है। जैसे ही मौसम ठंडा होगा, शाम होगी, या मान लो ठंडा यानी सर्दियों में तुम जा रहे हो, तो सर्दियों में भी दिक्कत है भाई उस पर बैठने में, क्योंकि सब एकदम जम जाएगा मामला। जैसे ही तुम सर्दियों में जाओगे और उस पर बैठने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ठंडा लगने वाला है, क्योंकि जितना जल्दी वो हीट को ऑब्जॉर्व करता है उतनी जल्दी वो हीट को रिलीज भी कर देता है। मेटल्स की यही प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी,
ठीक है। इसी वजह से जो खाना खाने वाले, जो खाना बनाने वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं, भगोना हो गया, तुम्हारे फ्राइंग पैन्स हो गए, या फिर तुम्हारा चाय बनाने वाली केतली हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो भाई मोस्टली थर्मल कंडक्टिविटी वाले मेटल्स की ही बनती हैं। ठीक है, स्टील की बन जाएगी या फिर आयरन की बन जाएगी, इन सारी चीज़ों की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, भाई तुमने देखे हैं क्या मेटल के जो वायर्स होते हैं, ठीक है, देखो सोनोरिटी के लिए घंटा बना रखा है मैंने तुम्हारे लिए, वायर्स के लिए ये वायर बना रखा है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए वाले वायर्स, जो कॉपर वायर्स तुमने सुना होगा कि भाई अच्छा वायर देना, हमें घर में लगाना है, फिटिंग करानी है, कॉपर का हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कॉपर इज अ वेरी गुड थर्मल कंडक्टर। ठीक है, वेरी गुड थर्मल कंडक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो कॉपर के वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए। अब क्या मैं आयरन का करूँगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी, आयरन में भी होगी, कॉपर में भी होगी, एल्यूमिनियम ले लोगे तो उसमें भी होगी, या और कोई मेटल ले लोगे तो उसमें भी होगी। ठीक है, मोस्टली सभी में होगी, लेकिन कॉपर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी वजह से कॉपर का वायर ज़्यादा फेवरेट होता है लोगों का, मतलब ज़्यादा यूजफुल होता है। तो भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सारे ही मेटल्स में होती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, लगभग 7 प्रॉपर्टीज, जिसमें मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, हार्डनेस, सोनोरस, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है। ठीक है, इसको भाई शीट में पीटने को कहते हैं, जब शीट में कन्वर्ट कर दो किसी चीज को, इसको कहते हैं डक्टिलिटी, यानी कि डक्टिलिटी मतलब कि टू बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। ठीक है, फिर हार्डनेस हो गया कि भाई अपने आप को कुरदने से बचाता है, रेजिस्ट करता है। लस्टर हो गया यानी चमक। ठीक है, सोनोरस हो गया यानी कि आवाज़, घंटा जैसे घंटे जैसी आवाज़। थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि भाई हीट को कंडक्ट करवाता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब भाई इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है। तो ये चीज़ हो गई। एक्सेप्शंस, भाई हर चीज़ में ना, केमिस्ट्री ना थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टक्के पे यानी जगह जगह पे एक्सेप्शंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ही देख लेते हैं यार, मरकरी इज अ मेटल। मरकरी क्या है? मरकरी एक मेटल है। ठीक है, इज अ मेटल, लेकिन ये इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। मतलब कि हमने अभी तक देखा जितने मेटल्स वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में थे। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब के सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। तो क्या है ये एक एक्सेप्शन है, यानी ये एक अपवाद है। ये क्या है? ये मरकरी होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, बहता है। तुम हाथ रखोगे ना तो तुम्हारे हाथ पे बहने लगेगा, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। दिस इज एन एक्सेप्शन फॉर मेटल्स। फिर बात करें गैलियम की, सेजियम की, भाई ये भी होते हैं तुम्हारे कुछ एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि ये भी लगभग ये भी रूम टेम्परेचर, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत कम, लगभग 28 से 29 डिग्री सेल्सियस होता है। 28 से 29 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब ये बिल्कुल जैसे ही तुम इसको हाथ पे रखोगे ना, जैसे चॉकलेट पिघलने लगती है ना हाथ पे, वैसे ये गैलियम, सेजियम ये भी पिघलने लगेंगे। सेजियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए बिल्कुल कोशिश मत करना इनको हाथ पे रखने की, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और ये भी रूम टेम्परेचर पे आके थोड़ा सा टेम्परेचर तुम बढ़ाओ, 30-32 डिग्री कर दो, बिल्कुल पिघल जाएंगे चॉकलेट की तरह। आयोडीन, अच्छा ये भी मेटल्स हैं। ठीक है, ये भी मेटल्स हैं, हम मेटल्स के एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। फिर आयोडीन एक मेटल नहीं है, बल्कि ये एक नॉन मेटल है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा क्या है? ये एक नॉन मेटल है, लेकिन मेटल्स की तरह ये बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होता है, बहुत ज़्यादा लस्ट्रस मतलब चमकदार, एकदम चमकदार होता है, ये चमकता बहुत है। ठीक है, तो ये इसमें लस्टर होता है। आयोडीन में बहुत ज़्यादा लस्टर होता है, यानी बहुत ज़्यादा चमक होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कार्बन। अब कार्बन का कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन मल्टीपल फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, मल्टीपल जगह, मल्टीपल तरीके से। इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, लगभग 2 से 3 फॉर्म जो कि कॉमन है। एक होता है ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है। डायमंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मेटल, कार्बन। तीसरा एक होता है फुलरीन्स।
अभी फुलरीन्स क्या है, फुलरीन्स हम पढ़ेंगे बाद में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अच्छे से जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे। लेकिन एक बेसिक आइडिया तो मैं देता हूँ। तो ये 3 फॉर्म्स में होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो डायमंड होता है ना, ये डायमंड, ये जो डायमंड है, ये जो डायमंड है ये क्या होता है, नॉन मेटल्स कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए ना, नॉन मेटल्स से हार्ड वार्ड थोड़ी ना होंगे। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट ऑफ एनी नेचुरल थिंग प्रेजेंट ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा हार्ड होता है हमारा डायमंड, ठीक है। और सबसे ज़्यादा देखो चमक देखो कितनी होती है, तुमने तो देखा होगा मूवीज़ में, देखा होगा, असलियत में अगर तुमने देखा होगा कभी, तो डायमंड ना बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, बहुत ज़्यादा। अगर एक डार्क रूम में कहीं से लाइट इस पर थोड़ी सी गिर रही है ना, तो पूरे रूम को ये चमका देता है, मतलब इधर उधर सब इसकी रोशनी दिखती है, तो बहुत ज़्यादा लस्टरस होता है। तो ये डायमंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये तुम्हारी डायमंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन ही तो है, क्योंकि भले ही हो नॉन मेटल है लेकिन कितना लस्टरस है, लेकिन कितना हार्ड है, ठीक है। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, याद करो मैंने तुम्हें बताया था, जो पीरियोडिक टेबल होती है वो कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है ना, कुछ इस तरह से होती है पीरियोडिक टेबल। तो ये वाले जितने मेटल्स होते हैं ना इस साइड में, इसमें जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे मेटल्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, सीजियम हो गया, ठीक है, ये सारे मेटल्स जो होते हैं ये सारे अल्कली मेटल्स होते हैं। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट वाले लिख देता हूँ मैं, जो कि हैं पोटेशियम, सोडियम Na और पोटेशियम यानी K, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनमें क्या एक्सेप्शन लेके आते हैं भाई, ये मेटल्स तो हैं, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा कि मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जिनको ऐसे चाकू से कुरे दो या उंगली से कुरे दो नहीं टूटेंगे। लेकिन ये मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि भाई चाकू से काटोगे तो इसके केक की तरह कट जाएंगे। जैसे कि देखो ये क्या है, ये इसके हाथ में सोडियम का पीस है, सोडियम का ब्लॉक है, इसने मस्त चाकू से कोशिश करी इसको काटने की और ये मस्त कट भी रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। पोटेशियम के साथ भी यही केस है, सॉफ्ट भले ही कितने भी हो लेकिन रिएक्टिव बहुत होते हैं। तो कोशिश मत करना कि ऐसे नंगे हाथों से इसको हवा में लेके बैठ के काट रहे हो ना, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो भाई ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स में, याद रहेगा ना। अगर कोई पूछे क्या एक्सेप्शंस होते हैं, मरकरी इज अ मेटल स्टिल इट्स इन लिक्विड फॉर्म। फिर गैलियम, सीजियम, ये भाई इनका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम है, कितना 28 से 29 डिग्री सेल्सियस, हाथ में आते ही चॉकलेट की तरह पिघल जाते हैं। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। कार्बन इज अ नॉन मेटल बट द डायमंड फॉर्म ऑफ कार्बन इज वेरी हार्ड एज वेल एज लस्ट्रस, ठीक है। अल्कली मेटल्स दो दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स बट स्टिल दे आर सॉफ्ट लाइक अ केक, है ना, कैन बी कट इनटू पीसेस लाइक अ केक। भाई फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। यार फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है, 6 से 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, समझ ली, देख ली। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जब किसी चीज के साथ रिएक्ट करवाएंगे इनको केमिकली, तो कैसा ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगा, कैसे ये रिएक्ट करेंगी, वो चीजें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो यार रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, देखो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये हम जानना चाहते हैं, तो आओ फटाफट से देख लेते हैं। तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में सारे के सारे मेटल्स ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। ऑक्साइड बनाने के लिए, मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए रिएक्ट कर जाते हैं हमारे मेटल्स के साथ, मतलब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ। और ये कुछ एक रिएक्शन इनका रहता है, सिंपल, मेटल को लिया, ऑक्सीजन को लिया, कंबाइन कर दिया, मेटल ऑक्साइड बन गया। तो ये रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की तरह देखना चाहूँ, अच्छा तुमने याद करो यार वो पहला चैप्टर हमारा कौन सा वाला, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था एक एक्टिविटी के दौरान, वो चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें एक मैग्नीशियम का रिबन था हमारे पास, उसमें हमारे पास मैग्नीशियम का रिबन था और एक हमारे पास बर्नर था, बर्नर में आग जल रही थी, यानी कि मतलब जल रहा था वो, हमने इसको जलाने की कोशिश करी थी, हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाने की कोशिश करी थी। तो इसमें से ऐसा फुलझड़ी जैसे वो निकलता है ना, फुलझड़ी जैसे फुहार निकलती हैं, मतलब जब जलाते हैं ना, तो वही तो होता है। ऐसे ही बिल्कुल ये डैजलिंग फ्लेम के साथ जल रहा था। कैसे जल रहा था, डैजलिंग फ्लेम के साथ, डैजलिंग फ्लेम के साथ मेरा मैग्नीशियम का रिबन जल रहा था। और जलते जलते यहाँ पर नीचे एक पाउडर इकट्ठा हो रहा था, एक पाउडर इकट्ठा हो रहा था,
वो पाउडर क्या था? वो पाउडर था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वही तो बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो बन रहा है। जब मैंने मैग्नीशियम को ले लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिया, तो भाई बर्न करना यानी कंबस्ट करना किसी चीज़ को, यानी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वही चीज़ होती है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गई, तो भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया, तो यहाँ भी बन गया MgO। तो ये रिएक्शन है कि मैग्नीशियम इज ए मेटल और ये कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। रिएक्शन विद कॉपर, कॉपर के साथ भाई कुछ नहीं, कॉपर ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ये O2 है, ठीक है, ये O2 है, ऐसे है। इसको अगर मैं लिखूं दोबारा से तो ये O है और ये 2 है, ठीक है, ये O2 ऐसा है, ठीक है भाई। तो ये कॉपर को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा? तो मेरा कॉपर ऑक्साइड बनेगा, CuO, 2CuO। अब कॉपर का ना कुछ केस अलग होता है यार। कॉपर के ना 2 फॉर्म्स होते हैं। कैसे? एक बार बता देता हूँ तुम्हें मोटा मोटा। देखो कॉपर के ना 2 वैलेंसीज होती हैं, 2 वैलेंसीज होती हैं। एक होता है Cu2 पॉजिटिव, एक होता है Cu3 पॉजिटिव, ठीक है। इसीलिए कहीं पे तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, ये या फिर ये दिख जाएगा, इसको मैं कहता हूँ क्यूप्रस। क्या कहता हूँ? क्यूप्रस फॉर्म, और इसको मैं कहता हूँ क्यूप्रिक फॉर्म, क्यूप्रस फॉर्म या क्यूप्रिक फॉर्म। अब ये कहीं कहीं पे इस वैलेंसी के हिसाब से रिएक्ट करता है और अलग टाइप की ऑक्साइड बना देता है। जैसे कि कहीं पे तुम्हें लिखा दिख जाएगा, कैसा? कहीं पे तो तुम्हें ये लिखा दिख जाएगा, कहीं पे तो तुम्हें ये लिखा दिख जाएगा, जो कि अभी तुमने देखा CuO। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी कॉपर की क्या है? ये है Cu2 पॉजिटिव, मैं दोबारा लिख देता हूँ, Cu2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है O2 नेगेटिव। इजीली ये दोनों रिएक्ट कर गए और CuO बना दिया। वहीं पे कहीं तुम्हें ये दिख जाए Cu2O3। अब यहाँ पे है ये भी ऑक्साइड और है ये भी ऑक्साइड, लेकिन ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है ना, वो सॉरी कॉपर की वैलेंसी है वो Cu3 पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, वो ऑक्सीजन तो वही रहता है O2 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये इस तरह से कंबाइन करते हैं। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। क्या है ये? ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये वाली क्या है? ये वाली है क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, समझे यार? मोटी मोटी चीज़ है, ठीक है, इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये समझ लो भाई कॉपर की 2 ऑक्साइड्स, 2 तरह की ऑक्साइड बनती हैं, क्योंकि 2 तरह से उसकी वैलेंसीज होती हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला देखो यार, ये रिएक्शन विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ सेम वैसा ही ना, एल्यूमिनियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, जला दिया या रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाती हैं। अभी जो ऑक्साइड्स बनती है, इनका नेचर क्या होता है? इन ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स 2 तरह का होता है। एक होता है, याद करो जब हम एसिड्स और बेस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो मेटल हमारे मेटल ऑक्साइड्स के साथ हमारी रिएक्शंस होती हैं। अब वो मेटल ऑक्साइड्स हमारे कैसे नेचर होता है उनका नेचर यूजुअली बेसिक होता है। मतलब ज़्यादातर केसों में मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। देखो लिखा भी है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। बेसिक होगा मतलब कि ये वाली ऑक्साइड्स को अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगा बेस के साथ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बेस और बेस रिएक्ट करके कुछ नहीं देते हैं। वहीं पे अगर ये वाली ऑक्साइड को मैं रिएक्ट करवाऊंगा एसिड के साथ तो मुझे रिएक्शन मिलेगा, यहाँ पे मुझे रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि बेस और एसिड ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आई ना कहानी? अब हर बार मोस्टली यही होता है, लेकिन उसके अलावा कई बार क्या होता है, जो ऑक्साइड्स बनती है ना वो एम्फोटेरिक बनती है। एम्फोटेरिक क्या? एम्फोटेरिक मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो इधर की साइड और इधर की साइड दोनों साइड होने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल 2 नाव में एक साथ पैर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिक उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस वाली नाव में रहूंगा। एसिडिक कोई चीज़ होगी जो कि यहाँ पे नहीं है, वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इस साइड रहूंगा। लेकिन एम्फोटेरिक ऐसे होते हैं जो दोनों नाव में पैर रखने की कोशिश करते हैं, तो भाई पछताते हैं बीच बाद में, लेकिन फिलहाल तो एम्फोटेरिक रहते हैं। तो ये ऐसी ऑक्साइड्स होती है जो एसिड भी बनती हैं, बनने की कोशिश, कहीं पे एसिड और कहीं पे बेस, दोनों तरह से बिहेव करने की कोशिश करती हैं। तो देखो लिखा है कि मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस प्रोड्यूस सॉल्ट्स विथ वाटर। भाई ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने की कोशिश कर रही है ना, कर रही हो ना तुम,
देख रहे हो, तुम कर रही हो ना ये रिएक्ट करने की कोशिश एसिड और बेस दोनों के साथ, यही तुम्हें बनवाएगा कौन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक यानी जो एसिडिक और बेसिक दोनों हो। लिख ले क्या इसे, लिख ले क्या, इसका मतलब इसका नेचर सिंपल ऐसा है कि भाई ये एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करने की कोशिश करती है, दोनों की तरह। थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक एसिड की भी होते हैं, थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक बेस के भी होते हैं। ठीक है भाई, अब मैंने एल्यूमिनियम का रिएक्शन तुम्हें दिखाया था, कौन सा, फोर एल्यूमिनियम, मतलब अगर इसका वो छोड़ दो यार, तुम इतना बैलेंसिंग छोड़ो, इसकी बैलेंसिंग छोड़ो, सिंपल से वो लिखो, ये सिंपल एक रिएक्शन आएगी तुम्हारी। एल्यूमिनियम ले लिया तुमने, ऑक्सीजन ले लिया तुमने, और तुम्हारा बन गया Al2O3। ठीक है, वैलेंसी देख लेंगे अभी, तुम देख लो, यही तो रिएक्शन थी बिल्कुल। हाँ, एल्यूमिनियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, Al2O3। अब इसको बैलेंस तुम कर लेना, ठीक है, बैलेंस तो तुम्हें आता है, सिखा था हमने हमारे पहले लेक्चर में, है ना। तो इसको बैलेंस तुम कर लेना। अब क्या हो रहा है, अगर मैं ये जो ऑक्साइड बन रही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब इसका नेचर मुझे चेक करना है, तो मुझे इसे एसिड से रिएक्ट करवाना पड़ेगा एक बार, और एक बार इसे बेस से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो वही मैं करवा रहा हूँ। देखो, Al2O3 को मैं एक डाइल्यूट एसिड, जो कि मेरा एक डाइल्यूट एसिड है HCl, उससे रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो मेरा एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जा रहा है और पानी बन जा रहा है। मतलब कि एसिड से तो रिएक्ट कर रही है भाई, तू एसिड से तो रिएक्ट कर रही है, तो इससे एक चीज़ तो समझ में आई कि तेरा नेचर बेसिक है। ये चीज़ तो समझ में आई कि तेरा नेचर बेसिक है। अब मैंने इसी Al2O3 को एक NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज अ बेस। कैसा बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इस बेस से रिएक्ट करवाया, अगर ये रिएक्शन हो गया और कुछ नया बन गया, तो उसका मतलब ये समझ में आएगा कि भाई ये एसिड है। देखो, रिएक्शन तो हो गया और सोडियम एलिमिनेट बन गया भाई, रिएक्शन तो हो गया। अब रिएक्शन हो गया, इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि भाई तू तो एसिड भी है। अब यानी कि तू एसिड और बेस दोनों की तरह काम करने की कोशिश कर रही है, तो दोनों की तरह काम करने की कोशिश कर रही है, तो भाई तू बीच में लटक जाएगी, और बीच में लटक के क्या बन जाएगी, बीच में लटक के तू बन जाएगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आई कहानी। ये एल्यूमिनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब अगला देखो, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर, यार एक टर्म हमने पढ़ा था, याद करो यार, क्या अल्कली पढ़ा था तुम लोगों ने। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि अल्कली नाम की भी कोई चीज़ होती है, एक प्राणी होता है, तो वही अल्कली यहाँ बताने की कोशिश करी है। ज़्यादातर मेटल की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। यार मेटल ऑक्साइड्स मोस्टली हमने देखा बेसिक होते हैं और मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं उनको हम, क्योंकि वो कैसे बना देते हैं, पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं भाई, इनका नेचर पहले से बेसिक था, लेकिन अब वो पानी में भी डिसॉल्व हो गए, तो ऐसे सॉल्यूशन जो बनता है इसको हम कहते हैं अल्कली सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन, क्योंकि वो बेसिक एक सॉल्यूशन बन जाता है, बेस नेचर का। बेस नेचर मतलब जिसका pH 7 से ज़्यादा है। ठीक है, इनसॉल्युबल बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज। अब जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, ये एक मेटल का सॉल्ट है, मेटल का ऑक्साइड है, जिसका ओरिजिनल नेचर बेसिक था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करी, ये डिसॉल्व हो गया, H2O के साथ ये रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करके ये NaOH बना दिया। तो ये NaOH क्या है, ये एक्वस है, यानी पानी में घुला हुआ है, और ये एक बेसिक सॉल्यूशन होगा, इसीलिए ये इज एन अल्कली। ये क्या है, ये एक अल्कली है। और सेम केस है दूसरा वाला जो कि है पोटेशियम ऑक्साइड, वो KOH बनाएगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली होता है। ठीक है, अब यार एक रिएक्शन है छोटी सी, वो देख लो तुम। ये क्या है, एक पानी से भरा हुआ कप है, और इसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाला जा रहा है, और देख रहे हो कैसे भयानक से आग वाग लग रही है इसमें। तो वो छोटा सा टुकड़ा है क्या, वो छोटा सा टुकड़ा है एक मेटल। और कौन सा मेटल है, वो एक स्पेशल मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और इस मेटल का नाम होता है सोडियम इस मेटल का नाम होता है। और सोडियम मेटल ना बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो अगर तुम्हें पता हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें पता होगा, और तो उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि यार एक फन फैक्ट है, एक मज़ेदार चीज़, कि कोई एक ऐसा मेटल भी होता है ना जिसको हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं, केरोसिन ऑयल, देख रहे हो, उसको मैंने पानी में डाला तो उसमें आग लग गई। अब मैं उसको केरोसिन में रख रहा हूँ, जो कि खुद एक ऐसा मटेरियल है जिसको आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, मज़ेदार चीज़। तो भाई
मैं केरोसिन में उसको क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि आग ना लगे। दो ऐसी चीज़ें जिनसे अलग अलग तरीके, अलग अलग, अगर केरोसिन को अलग रखूँ, उसमें आग लगाने की कोशिश करूँ, भटाक से एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। इसको सोडियम को रखूँ कहीं बाहर या पानी में तो इसमें भी ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को साथ में रखता हूँ तो ये कुछ ऐसा बना देते हैं कि भाई फिर ब्लास्ट नहीं होता, फिर वो वैसे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ऐसा वो क्या है, देखो ये है ना, ये एक छोटी सी बॉटल है जो केरोसिन से भरी हुई है, केरोसिन से भरी हुई है। और इसी में ये मेटल, ये क्या है, ये एक मेटल है। कौन सा मेटल है? ये सोडियम मेटल है। तो इस सोडियम मेटल को मैं केरोसिन में डुबा के रखता हूँ ताकि उसको स्टोर किया जाए। पानी में कर नहीं सकते, एयर से वो रिएक्ट कर जाएगा तो बहुत परेशानी होती है इसको सोडियम को स्टोर करने के लिए। इसीलिए ये तरीका निकाला गया कि भाई केरोसिन एक इनर्ट सॉल्यूशन होता है, एक इनर्ट लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और इसमें ना वाटर की प्रेजेंस होती है और ना ही किसी तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है केरोसिन में। तो इसलिए सोडियम यहाँ पे किसी से रिएक्ट कर नहीं सकता, केरोसिन से रिएक्ट करता नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। अगर यहाँ देखूँ मैं क्या क्या लिखा है तो फटाफट से देख लेते हैं। सोडियम इज नॉट लाइक अदर ऑर्डिनरी मेटल्स, इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल दैट कैन कैच फायर बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। या तो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो रिएक्ट कर जाएगा, या फिर वाटर के साथ आएगा तो देखेगा तो कर जाएगा। अभी देखो, अभी देखा था ना, पानी में जैसे ही डाल रहे थे वैसे ही कैसे एकदम फटाक सा हो गया। ऐसा करवाना है क्या है? पता चले लैबोरेटरी में रखा है, लैबोरेटरी में रात रात में पटाखे छूट रहे हैं, नहीं करवाना ना ऐसा। तो इसीलिए इसको स्पेशली केरोसिन में छुपा के रखा जाता है, यानी कि केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। ये रिएक्शन है, देखो कैसे। सोडियम को अगर डायरेक्टली मैं पानी में डाल दूंगा, सोडियम को डायरेक्टली मैं पानी में डाल दूंगा तो क्या होगा, NaOH बनेगा। NaOH यानी कि एक बेस बनेगा, जो कि हम तो देख रहे थे, बेस में कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगी और भयंकर अमाउंट में हीट निकलेगी। अब सॉरी, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है ये। अभी जो हाइड्रोजन होती है ना, ये हाइड्रोजन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। हाइड्रोजन को कैसे पहचाना जाता है? पॉप साउंड के साथ। पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन बर्न करती है, इसी तरह से हाइड्रोजन को हम पहचानते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है, इसकी वजह से, ये जो एक्स्ट्रा हीट है ना, इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है ये बर्न करने लगेगी, जलने लगेगी और पॉप 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 साउंड करने लगेगी। तो पॉप पॉप तो करना ही लगेगी, उसके साथ बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होगा, जैसे कि अभी हमने देखा था। तो इसी वजह से इसको स्टोर हम पानी में, पानी से रिएक्ट या ऑक्सीजन से रिएक्ट हम नहीं करवाना देना चाहते, ठीक है। ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। इसीलिए भाई, बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लोसिव रिएक्शन विथ एयर एंड वाटर, ठीक है, केरोसिन एक्ट्स लाइक अ सेफ्टी कवर। केरोसिन जो है ना, जो खुद में एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको आग लगाने के लिए काम इस्तेमाल किया जाता है, वो सोडियम का एक सेफ्टी कवर बन जाती है, सोडियम का एक सेफ्टी कवर बन जाती है और इस डेंजरस रिएक्शन को बचा लेती है, रोक लेती है, और हमारा सोडियम इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। आओ फटाफट से समझ लेते हैं कि भाई एनोडाइजिंग किस चिड़िया का नाम है। तो एनोडाइजिंग बेसिकली की जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, ताकि उसकी फिनिश को बचा के रखा जा सके। क्योंकि अगर एल्यूमिनियम अपनी नेचुरल कंडीशन में बाहर रहेगा तो भाई वो रिएक्ट करेगा किससे, आसपास प्रेजेंट ऑक्सीजन से, ह्यूमिडिटी में, वाटर वेपर ह्यूमिडिटी से, या फिर आसपास के केमिकल से, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब केमिकल से रिएक्ट करेगा और एक गंदी सी फिनिश बना लेगा अपने ऊपर, अपनी ऑक्साइड की। उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी और उसकी वजह से, मतलब बेसिकली ये कोरोजन कहते हैं इसी को, यही कोरोजन होता है एल्यूमिनियम का। इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, उसका लस्टर भी कम होगा, उसकी चमक भी कम होगी। तो यार इसको क्यों ना बचाया जाए, और इसको बचाते कैसे हैं? एनोडाइजिंग करके। और एनोडाइजिंग में होता क्या है, करते वही है जो नेचुरली हो रहा है, मतलब कि एक लेयर ऑफ ऑक्साइड ही चढ़ा देते हैं। ये जो हमारा एल्यूमिनियम होता है ना, ये जो हमारा एल्यूमिनियम होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है Al2O3 में, है ना। यही गंदी सी लेयर होती है जो उसके ऊपर चढ़ जाती है, और ये मतलब ये कोरोजन होता रहता है, कोरोड होते रहता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम खराब हो जाता है। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी चीज की एक लेयर अपने एल्यूमिनियम के आर्टिकल के ऊपर, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। कौन से प्रोसेस से? ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइजिंग, अभी देखेंगे। अब इससे होता क्या है, अब ये जो हमारा ओरिजिनल एल्यूमिनियम था ना, जो हमारा ओरिजिनल एल्यूमिनियम का बॉक्स था, इसके ऊपर मैंने एक लेयर चढ़ा दी, किसकी? Al2O3 की, Al2O3 की लेयर चढ़ा दी। अब ये ओरिजिनल वाला जो है वो तो बचा रहेगा, जो भी रिएक्शन होगा, पहली बात तो होगा नहीं, ये Al2O3 की जो लेयर है ना, इसके साथ कोई भी पंगा नहीं लेता, कोई रिएक्ट नहीं करता। तो ये अंदर वाला एल्यूमिनियम मेरा बरकरार रहेगा, मतलब सही रहेगा, अच्छे से रहेगा। अब ये प्रोसेस होता कैसे है भाई, देखो इस प्रोसेस से करते हैं हम, इसको इलेक्ट्रोलाइजिंग करते हैं बेसिकली। ये क्या करते हैं हम भाई, एनोड्स वेनोड्स लगा लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा एक एनोड हो जाता है और एक मेरा कैथोड हो जाता है, यानी दो मेरे इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं,
दो कैथोड जो मैं यूज करने वाला हूं, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जो इलेक्ट्रोलाइट लूंगा ना, ये H2SO4 लूंगा। H2SO4 एक्वस यानी कि हमारा डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लूंगा मैं। उसमें मैं दो इलेक्ट्रोड्स लगा दूंगा, एक लगाऊंगा यहाँ पे मैं प्लैटिनम का या किसी नोबल या इनर्ट मेटल का, क्योंकि मुझे इससे कोई पार्टिसिपेट नहीं करवाना है अपने रिएक्शन में, मुझे बस ये चाहिए कि यह सर्किट पूरा करे। तो उसके लिए मैं कोई भी इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा लूंगा। दूसरा लगाऊंगा मैं अपना एल्यूमिनियम का, यानी जिस पे मेरे को कोटिंग चढ़वानी है वो वाला, और यहाँ पे मैं करवा दूंगा अपना इसको सर्किट वर्किट पूरा करवा के ये इलेक्ट्रोलिसिस होता रहेगा। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें क्या होगा, जो एल्यूमिनियम है वो कन्वर्ट, देखो यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम जो है ना वो Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाले छोड़ देगा तो Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये Al3 पॉजिटिव जो बन गया था ना, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे H2SO4 जो जब ये टूट रहा है, H2SO4 टूट रहा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब इसमें टूट रहा होगा ना, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकल रही है उससे ये ऑक्सीजन ये ले लेगा और Al2O3 बना देगा, और ये Al2O3 की जो लेयर है वो मेरे एल्यूमिनियम के आर्टिकल पे चिपक जाएगी और ये हो जाएगा मेरा एनोडाइजिंग। समझ गए, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो कि भाई एनोडाइजिंग क्या होता है, एक थिक लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की चढ़ा दी जाती है एल्यूमिनियम मेटल पे, जिससे उसे कोरोजन से बचाया जा सके, ड्यूरेबल बनाया जा सके और भाई अट्रैक्टिव बनाया जा सके। देखो ये क्या है, ये एनोडाइज्ड ही है। ये नॉर्मल एल्यूमिनियम था, इसके ऊपर इसकी ये Al2O3 की लेयर चढ़ाई गई, फिर पेंट कर दिया गया, इसको सुंदर सा अच्छा सा प्यारा सा बना दिया गया। ठीक है, ये होता है एनोडाइजिंग। फिर देखते हैं कि भाई मेटल रिएक्ट करता क्यों है, या मेटल रिएक्ट पानी से कैसे करता है। ठीक है, हाउ डज मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो यार कुछ नहीं यार, सिंपल सा हम देख चुके हैं कि मेटल क्या होते हैं ना, पानी से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, ये हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो पानी से जब मेटल रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन का इवोल्यूशन करता है, हाइड्रोजन उसमें से निकलती है, मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड बन जाती है। अब इस मेटल ऑक्साइड को मैं दोबारा से पानी में डालता हूं ना, अगर इस मेटल ऑक्साइड को दोबारा से पानी में डालता हूं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल के मेटल हाइड्रोक्साइड। पहली वाली रिएक्शन ऑलमोस्ट सबके लिए होती है, दूसरी वाली रिएक्शन सबके लिए नहीं होती है, कुछ ही स्पेशल मेटल्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक, उन्हीं के साथ दूसरी वाली मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है। और याद करो कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। अच्छा अभी देखेंगे, अभी सब्र करो उसके लिए। लेकिन अब यार देखो क्या होता है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से पानी से रिएक्ट करते हैं। देखो हाईली रिएक्टिव मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम की, तो ये बहुत विग्रसली बहुत जोर से रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, मतलब इतना कि आग वाग लगा देते हैं, एकदम थर्मल बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी तो भयंकर है ना, पानी कितना भी ठंडा हो ये रिएक्ट कर जाएंगे, कहेंगे भाई हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें रिएक्शन करना है। ठीक है, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रही है और बहुत सारी हीट। अब ये बहुत सारी जो हीट निकलती है ना, इसी की वजह से जो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है वो जलने लग जाती है। अब वो जलती है तो तुम्हें पता है पप 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 करके जलती है, तो भाई वहां पे चांसेस होते हैं कि भाई एक्सप्लोजन होने का है। ठीक है, मेटल, क्योंकि ये स्पेशल वो मेटल्स है जो मैं बता रहा था कि ये जो रिएक्शन होता है ये सबके लिए नहीं होता है, कुछ के लिए होता है। वो किसके लिए होता है, वो इन्हीं मेटल्स के लिए होता है, सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए। यानी सोडियम और पोटेशियम ही दोबारा इनके ऑक्साइड्स दोबारा पानी में घुल के मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, और इनका नेचर होता है बेसिक, इसीलिए इनको हम एक टर्म से जानते हैं जिनको बोलते हैं अल्कली, अल्काली या अल्कली। ठीक है, ये अल्कली बनाते हैं जो कि होते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है पोटेशियम के साथ पानी डाला, पानी KOH बन गया, KOH में हाइड्रोजन निकल गया और हीट निकल आया, जो कि भयंकर हीट निकलेगी। अब मॉडरेटली रिएक्टिव, देखो अभी तो बहुत हाईली वाले थे सोडियम और पोटेशियम, मॉडरेटली यानी थोड़ा बीच में आते हैं अब अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के। ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करें, ये भाई ये भी रिएक्ट करते हैं, ये भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन उतना विग्रसली नहीं करते हैं। ठीक है, उतना विग्रसली जितना कि हमारे पहले वाले करते हैं उतना नहीं करते, लेस वायलेंटली करेंगे, हल्के हल्के करेंगे। हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं लेकिन इतनी, और हीट भी निकलती है लेकिन इतनी हीट नहीं निकलती है कि हाइड्रोजन जलने लग जाए और फटने लग जाए। ठीक है, बट नॉट इनफ टू इग्नाइट हाइड्रोजन। देखो कैल्शियम के साथ अगर पानी डालूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, चलो जी, रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है, अब ये मैग्नीशियम को अगर गर्म पानी दे दो, देखो इसकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आ गई, मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आ गई। अब पानी को भी तो थोड़ा सा अपना एफर्ट डालना पड़ेगा ना, उसको भी थोड़ा सा गर्म होना पड़ेगा ताकि वो रिएक्ट कर पाए। बिल्कुल ठंडा रख दोगे तो बहुत स्लो रिएक्शन होगा या होगा ही नहीं। तो भाई ये भी वही है, स्लो रहता है कोल्ड वाटर के साथ, अगर थोड़ा गर्म कर दोगे तो भाई थोड़ा होने लगेगा, तेज होने लगेगा। ठीक है, रिएक्ट रैपिडली विथ हॉट वाटर या स्टीम। स्टीम क्या होती है, भाप, भाप से बहुत तेज रिएक्ट करता है हमारा मैग्नीशियम। ये देखो मैग्नीशियम और पानी रख दिया तो भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हो रहा है, देखो है ना। अगर गर्म पानी के साथ करोगे तो बहुत विग्रसली रिएक्ट करेगा हमारा मैग्नीशियम, और अगर ठंडे पानी से करोगे तो करेगा तो, लेकिन बहुत स्लो करेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं भाई
लेस रिएक्टिव जो कम रिएक्टिव है, जैसे कि हमारे इनर्ट मेटल्स में आते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। अच्छा, इनर्ट मेटल्स तो इनसे भी नीचे आते हैं, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो होते हैं इनर्ट मेटल्स। तो ये वाले क्या करते हैं, ये ठंडे पानी से तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करेंगे, गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे, ठंडे पानी से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो जी। तो देखो जिंक हो गया, जिंक के साथ अगर पानी डाल दिया, वो भी गर्म एकदम स्टीम वाला गर्मा गर्म पानी, तो जाके ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कराएगा। आयरन के साथ भी सेम करना पड़ेगा, आयरन के साथ भी मुझे गर्म पानी देना पड़ेगा, तब जाके, यानी कि स्टीम देना पड़ेगा, तब जाके ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। Fe3O4 क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड होता है, ये बनाएगा और जाके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। तो इस तरह से अलग अलग मेटल अलग अलग मतलब ठंडे गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। सोडियम और पोटेशियम भाई ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं बहुत तेज, और भाई ये बना देते हैं, क्या बना देते हैं अपना, हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं, जो कि अल्कली होता है, हाइड्रोजन गैस दोनों इवॉल्व करते हैं। और भाई ऑब्जर्वेशन ये रहती है। ऐसे ही देखा मैंने कैल्शियम मैग्नीशियम जो कि थोड़े से कम रिएक्टिव थे, और फिर मैंने देखा जिंक आयरन, ये भाई बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, मतलब कम रिएक्टिव है। और ये कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये भाई इन्हें इनर्ट कहते हैं, ये बिल्कुल पानी से रिएक्ट नहीं करते या बहुत कम करते हैं, बहुत कम। इसीलिए तो कॉपर के ग्लास में हम पानी रख के भी लेते हैं, रिएक्ट कर रहा होता तो हम ऑक्साइड थोड़ा ना पीना होता, हमें तो प्योर पानी चाहिए ना, तो इसलिए कॉपर का ग्लासेस हम यूज करते हैं। साथ में सिल्वर या गोल्ड, इनके हम ज्वेलरी बनाते हैं। अगर ये रिएक्ट कर रहे होते तो हम क्यों उसे गले में अपने कान में पहन के घूमते? अगर ये पानी से रिएक्ट करने होते नॉर्मल तो नहीं पहनते ना, क्योंकि हमें थोड़ा अपनी स्किन खराब करवानी है। तो इसीलिए ये होते हैं इनर्ट मेटल्स, ये पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर देखते हैं भाई कि मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। यार ये भी हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ चुके हैं कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, और साथ में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेंगे। कि मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बनाएंगे एक सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। ये हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ओनली मेटल्स अबव हाइड्रोजन आर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। याद देखो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, अभी थोड़ी सी देर में देखेंगे उसको। तो उसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल्स हैं सिर्फ वही रिएक्ट करते हैं एसिड से, वो भी HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मानते हैं। डाइल्यूट एसिड से वही रिएक्ट करते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, सब रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है सभी में, जब भी रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी नहीं निकलेगी। द मोर रिएक्टिव द मेटल द फास्टर मोर विग्रस द रिएक्शन। सिंपल सी बात, जितना ज्यादा मेटल रिएक्टिव है उतना ज्यादा उसमें से गैस निकलेंगे और उतना ज्यादा विग्रस, यानी कि अगर सोडियम से रिएक्ट करवाओगे तो भयंकर रिएक्शन होगा, कॉपर से करवाओगे तो बहुत कम होगा। ठीक है, यही कहानी है मेटल्स की और एसिड्स की। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई देखो रिएक्टिविटी सीरीज देख लें, तो आजा फटाफट से हम देख लेते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। बार बार इसका नाम हम ले रहे हैं और आगे भी इस्तेमाल करेंगे, तो फटाफट से देख लेते हैं। बेसिकली एक टेबल है, एक सीरीज है, ऊपर से नीचे तक कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, और वो इस तरह से लिखे हैं कि ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं और नीचे वाले जो हैं वो कम रिएक्टिव यानी लीस्ट रिएक्टिव हैं। ऊपर से नीचे आते आते रिएक्टिविटी कम हो रही है, ये हिसाब है। देखो यहाँ लिखा है मोस्ट रिएक्टिव जो ऊपर है, और नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव यानी लगभग इनर्ट है। अब इसको याद कैसे करें, देखो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ मैंने निमोनिक्स बनाने की कोशिश करी है, देने की कोशिश करी है। इसको याद कैसे करें यार, एक सिंपल सी एक स्टोरी बनेगी, सिंपल सा। देखो एक जंगल है जिसमें एक ज़ेब्रा है, कैसा है, बच्चा है, एक छोटा सा लड़का है, ज़ेब्रा हमारा मतलब छोटा सा ज़ेब्रा है, लड़का नहीं है ज़ेब्रा है। अब उसकी मम्मी उसको डांट रही है। ये ज़ेब्रा ना थोड़ा सा लेजी काइंड ऑफ है ना, हमारी तरह आलसी, एकदम संडे मॉर्निंग पढ़ा रहा है, सो रहा है एकदम फैल के। तो उसकी मम्मी उसको डांट रही है कि कैसा तू केयरलेस सा लेजी सा है। तो ये अपनी मम्मी को जवाब दे रहा है। क्या जवाब देगा? जवाब दे रहा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। मुझे एक केयरलेस ज़ेब्रा कहना बंद करो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। अब आगे क्या बोलता है, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्ड गोल्ड। अभी कॉपर एक मान लो एक गार्ड वार्ड था कहीं बैंक का, और उस बैंक में अंदर गोल्ड रखा हुआ था। तो वो देखा तुमने 5 स्टार वाला ऐड, डू नथिंग और चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं, है ना। तो वही ऐसे ही कॉपर भी कुछ नहीं कर रहा था, मस्त सो रहा था वो गार्ड, लेकिन किसी तरीके से चोरी हो रही थी, उसने चोरों को पकड़वा दिया सोते सोते। ठीक है, तो अब ये ज़ेब्रा ने उसको अपना आइडल बना लिया है। तो जो भी उससे कहता है कि भाई तू लेजी है, वो इस कॉपर का एग्जाम्पल दे देता है उसे। ठीक है, तो यही क्या कह रहा है ज़ेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्ड गोल्ड, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्ड गोल्ड। बस
अगर तुम्हें ये कहानी एक बार याद हो गई तो कहीं पे भी बैठे हुए तुम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हो। कैसे? देखो, पी से आ गया पोटेशियम, पी से आ गया पोटेशियम, ठीक है, फटाफट से आ जाएगा। हाँ जी, देखो, अरे तो फिर से आ गया, हाँ, पी से आ गया पोटेशियम, एस से आ गया सोडियम, सी से आ गया कैल्शियम, एम से आ गया मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, केयरलेस से कार्बन, जेड से आ गया जिंक, आई से आ गया आयरन, टी से आ गया टिन, एल से आ गया लेड, एच से आ गया हाइड्रोजन, कॉपर, सी से कॉपर, एस से सिल्वर और गोल्ड से गोल्ड। सिंपल सी, बढ़िया से याद हो जाएगी, याद कर लो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्ड गोल्ड। बस खत्म कहानी। अब यहां पे ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है और ये बहुत ज़्यादा जगह यूज होने वाली है, क्योंकि कहाँ पे यूज होगी, इसके एप्लीकेशंस कहाँ होंगे। देखो, मेटल और एसिड के रिएक्शंस को प्रेडिक्ट करने में, अभी हम जो पढ़ रहे थे ना, उसी को, उन रिएक्शंस को प्रेडिक्ट करने में कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पिछले लेसन में, यानी कि फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। वो होगा नहीं होगा, फीजिबल है नहीं है, वो सारी चीजें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की देखते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज है। ओर एक्सट्रैक्शन मेथड, जो ओर के एक्सट्रैक्शन, यानी कि अभी हम देखेंगे कि मेटल्स हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने ओर में से, वहां पे रिएक्टिविटी, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव, कौन सा कम रिएक्टिव, बहुत ज्यादा काम आती है रिएक्टिविटी सीरीज। फिर रस्टिंग एंड कोरोजन का रेजिस्टेंस, यानी अब हमें कोरोजन जब होता है तो उससे बचाना भी तो होता है अपने मेटल को, तो उसके लिए भी हम रिएक्टिविटी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी जगहों पे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज काम आने वाली है। आई होप तुम्हें याद हो गई होगी। 4 बार अपने दिमाग में उसे रिवाइज करने की कोशिश करो। क्या बोलोगे कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्ड गोल्ड। खत्म कहानी। पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, सी से कॉपर, जेड से जिंक, आई से तुम्हारा हो गया आयरन, टी से टिन, एल से हो गया तुम्हारा लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से तुम्हारा हो गया सी से कॉपर, ये सी यू है, ठीक है, सी से कॉपर, एस से सिल्वर और जी से गोल्ड। ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। अब इसके हिसाब से देख लेते हैं कि फटाफट से हमारे एसिड्स के साथ हमारे मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। हमने देखा था कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने मेटल्स होते हैं वो सब हमारे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्ट बना लेते हैं। तो देखो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारे ही हमारे, एल्यूमिनियम, ये सारे ही हमारे हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, यानी कि ये सारे ही रिएक्ट कर जाएंगे हमारे डाइल्यूट एसिड से। देखो, डाइल्यूट HCl H2SO4, इन सबसे ये रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व सभी करते हैं। देखो, हाइड्रोजन सभी में निकल रही है, यहाँ भी, सब में हाइड्रोजन निकल रही है। और साथ ही साथ एक सॉल्ट बनता है, क्योंकि अगर मैं क्लोराइड वाले एसिड से, मतलब HCl यानी क्लोराइड वाले एसिड से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट बनेगा। तो देखो, मोस्टली सब में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन 2 क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सब में क्लोराइड वाला ही सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। रिएक्शन ये लिखी हुई है, रिएक्शन बहुत आसान है, लिख लेंगे क्योंकि हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में। एक चीज यहां काम की है, वो क्या, कि कौन सा एसिड कैसे रिएक्ट करता है, मतलब कि किस फॉर्मेट में रिएक्ट करता है। अच्छा, एक नीचे वाला रह गया है, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। नीचे वाला क्या है भाई? कॉपर। जो लास्ट वाला है ना, ये है कॉपर। अभी कॉपर याद करो, कॉपर नीचे था, हाइड्रोजन से नीचे था, है ना। देख लो एक बार, कॉपर ये है और हाइड्रोजन ये है, जस्ट नीचे। तो यानी कि कॉपर तो नीचे लाया कर रहा था, क्या कॉपर भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा भाई, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा कॉपर का, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आता है, समझ गए। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज की बहुत जरूरत है। अब यहाँ पे देखो, कोई तो है वायलेंटली एकदम भड़क के रिएक्ट कर रहा है, और कोई जो है वो बहुत ज़्यादा कर ही नहीं रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और ये कैसे भाई? जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल वो ज़्यादा भड़क के रिएक्शन करेगा, यानी कि वॉलेंटरी रिएक्ट करेगा। और जो जितना कम रिएक्टिव मेटल है वो उतना स्लो या बहुत हल्के या ना ही रिएक्ट करे तो भी ये पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज तो देख ली थी हमने, फिर आ गए एक्वा रेजिया। क्या नई चीज़ है एक्वा रेजिया भाई? इसका जो एक तरह से लैटिन नेम है ना, वो क्या है? रॉयल वाटर। एकदम लग रहा है ना, एकदम राजा महाराजाओं वाला पानी, जो उसको पिलाया जाता हो, जो कैदी वैदी होते थे उनको पिलाया गया भाई। क्योंकि ये एक्वा रेजियन ना कुछ इस तरह से दिखता है, ऑरेंजेस।
कि देखने में तो सुंदर लग रहा है और साथ में खतरनाक भी है, और बहुत ज़्यादा गजब का खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये बनता कैसे है, ये बनता है 3:1 में जब मैं HCl और पानी को HCl और HNO3 को मिलाता हूँ। 3 रेशियो में मेरा HCl रहता है और 1 रेशियो में मेरा HNO3 रहता है। जब मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो जाके मेरा ये बनता है एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया का काम क्या होता है? एक्वा रेजिया का काम होता है गोल्ड जैसे इनर्ट मेटल्स को डिसॉल्व करना। देखो याद है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये नॉर्मल एसिड्स में डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, इसलिए इनको डिसॉल्व करने के लिए ये एक्वा रेजिया बनाया जाता है। ठीक है, अब ये इतना डेंजरस होता है ना कि भाई इसमें से बहुत जहरीले फ्यूम्स निकलते हैं, इसलिए नॉर्मल लैबोरेटरीज में इसको यूज़ भी नहीं किया जाता, क्योंकि भाई अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है ना तो इतने टॉक्सिक फ्यूम्स बनेंगे, तुम्हारी नाक में चले जाएंगे, तुम टैं हो जाओगे। ठीक है, तो नोबल मेटल्स को भाई डिसॉल्व करने के लिए लैबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है फॉर क्लीनिंग ग्लासवेयर कंटेमिनेटेड विद ऑर्गेनिक मैटर। जो ग्लासवेयर को ऑर्गेनिक मैटर जिसमें कंटेमिनेट कर चुका है उसको साफ करने के लिए। साथ ही रिफाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ गोल्ड इन ज्वेलरी इंडस्ट्री। भाई गोल्ड को साफ करना है, गोल्ड में गंदगी है तो उसको साफ कैसे करेंगे? जिसमें गोल्ड डिसॉल्व हो जाएगा उसी से तो करेंगे। तो भाई ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक्वा रेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज हमने देख ही ली है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने पहले चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, वो क्या था बेसिकली यार? अरे एक आया वो किसी और से रिएक्ट करके, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख चुके हैं, यहाँ पे हम दोबारा देख रहे हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि जस्ट हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। अब हम ये भी समझ पाएंगे कि कौन सा मेटल किसको रिएक्ट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, अब जैसे कि ये एक रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखा है, तुम्हारी आंखों के सामने क्या है, मतलब ये एक सेटअप है जिसमें क्या है, एक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट भरा हुआ है तुम्हारा एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें तुमने आयरन की नेल डाल दी है, मतलब कि तुम उसको आयरन से रिएक्ट करवाना चाह रहे हो। और अब तुम देख रहे हो कि भाई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि याद करो रिएक्टिविटी सीरीज में, दोबारा लिख देता हूं ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्ड गोल्ड। ऐसे बार बार लिखो, तुम भी बार बार याद करो, बार बार रिपीट करो उस सेंटेंस को। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्ड गोल्ड। बार बार याद करो, बार बार लिखो। याद नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, अब इसमें देख लो भाई, कॉपर और आयरन देखना है मुझे। आयरन तो मेरा ये आई से आयरन है और कॉपर मेरा ये है, तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? भाई जो ऊपर वो ज़्यादा रिएक्टिव, यानी आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। अब क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन आ जाएगा सल्फर के साथ और कॉपर को मार दी जाएगी लात। जैसे कि आजकल बहुत सारे बेचारे पतियों को लात पड़ रही है ना, वैसे ही लात कॉपर को भी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा FeSO4 प्लस के कॉपर। ठीक है, कॉपर बेचारा अलग हो जाता है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। और ये रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि भाई आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, तो ये जाके नया सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये नया सॉल्यूशन क्या है? ये देखो, ये कॉपर सल्फेट होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है, और ये जो आयरन सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट, ये होता है तुम्हारा ग्रीन कलर का। तो ये नया सॉल्यूशन जो बन जाएगा ना, ये ग्रीन कलर का बन जाएगा, फेरस सल्फेट है ना, आयरन सल्फेट कह लो, फेरस सल्फेट कह लो। और ये जो कॉपर जो एक्स्ट्रा बचा था, ये बेचारा लात खा के इधर उधर घूम रहा है, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, तो ये इस आयरन के ऊपर चिपक जाएगा, इस आयरन के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होता है जब एक किसी, मतलब जो पहले से रिएक्टेड, जो मेटल पहले से है ना, उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले मेटल से रिएक्शन कराया जाए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे फटाफट से हम देख लेते हैं, ये कुछ केसेस दिए हुए हैं, बताओ कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को रखा है, अब बताओ मुझे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर सल्फेट? कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर आ रहा है, ये कॉपर तो नीचे आ रहा है, ठीक है, कॉपर आ रहा है नीचे, और जिंक कहाँ आ रहा है? जिंक आ रहा है ये, कॉपर आ रहा है ये, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है मेरे लाल। अब जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो भाई हमें पता है जिंक लात मार देगा कॉपर के, और जिंक लात मार देगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, ये बन जाएगा ZnSO4 और ZnSO4, और क्या हुआ? कॉपर को पड़ जाएगी लात, तो कॉपर बेचारा अलग हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्शन पॉसिबल है और ये रिएक्शन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, जिंक सल्फेट बन जाएगा। आयरन और कॉपर सल्फेट, यार ये तो यही रिएक्शन है, आयरन और कॉपर सल्फेट। ये जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा और कॉपर के पड़ जाएगी लात। ठीक है, अब बताओ कॉपर और जिंक सल्फेट, कॉपर मतलब जिंक सल्फेट है और कॉपर को ऊपर से डाल दिया, तो मुझे ये बताओ इस रिएक्शन में, इस सीरीज में देखो ज़रा, कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ है, और जिंक सल्फेट कहाँ है? जिंक ये है। तो बताओ, कॉपर कह रहा है कि मैं जिंक तुझे रिप्लेस करूंगा, जिंक कह रहा है अरे औकात देख अपनी, है ना, अपनी औकात देखो फिर बोलो। तो भाई कॉपर
की रिएक्टिविटी पहले से ही कम है, तो कॉपर उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लात फिर कॉपर की पड़ेगी, कॉपर वैसे का वैसा ही रहेगा और जिंक सल्फेट वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। फिर आता है सिल्वर और कॉपर सल्फेट। फाइनली दिन आ गया किसका? कॉपर का। कॉपर तुम्हारा ये है और सिल्वर तुम्हारा इससे एक नीचे है, मतलब कि अब कॉपर के लात नहीं पड़ेगी, अब कॉपर लात मारेगा। कॉपर कहेगा सिल्वर से, अरे चुल्लू भर के इंसान, तू मुझे रिप्लेस करेगा, इतनी तेरी कैसी हैसियत है। तो इसीलिए सिल्वर अलग रह जाएगा और कॉपर सल्फेट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो भाई इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज का हेल्प करके हम देख लेते हैं कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं। समझ में आई कहानी? समझ में आई कहानी? बताओ फटाफट से। आप देखो कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स आखिर में रिएक्ट करते क्यों हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी क्या है? वो कहानी ऐसे है कि यार तुमने एटम्स के बारे में सुना है। एटम्स के बीच में एक तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ऐसे रिंग्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें शेल्स कहते हैं। अब ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में तुम्हारे प्रोटॉन्स होते हैं, तुम्हारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इस रिंग के बाहर जो होता है ना, ये जो रिंग्स होती है ना, इन रिंग्स में क्या होते हैं? इन रिंग्स में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब कौन सी रिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये रूल्स होते हैं, ये रूल्स के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रूल्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें से एक रूल, अच्छा, इन रिंग्स का नाम क्या होता है? देखो ऐसे होता है, पहले वाली का K होता है, दूसरी वाली का L होता है, तीसरी होगी उसका M होगा, चौथी होगा उसका N होगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब इनके लिए कुछ रूल होता है कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। उस रूल को हम क्या कहते हैं? 2n² लॉ। 2n² लॉ। अब n क्या है? नंबर ऑफ शेल है यहाँ पे। अगर मैं K शेल की बात कर रहा हूँ तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। K शेल का मतलब n की वैल्यू 1 अगर मैं रख दूं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी? K के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? n की जगह 1 रख दूं तो 1² 1 × 2 यानी 2। तो K शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है जी, ओके। K शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है। L शेल की बात करूं तो L की जगह, मतलब कि n की जगह मेरे को 2 रखना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 हो गया 8। तो L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, ठीक है। अगर M शेल की बात करूं तो M में भी 288, अगले में भी, यानी कि M वाले में भी उसको ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की ही जरूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा सिस्टम चलता है। अब यहां पे एक चीज आती है ऑक्टेट, एक होता है ड्यूप्लेट। 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है ड्यूप्लेट, एक होता है ऑक्टेट। ड्यूप्लेट यानी कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट पूरी करनी, जैसे कि अंदर वाला है ना K शेल, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तभी ये पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये हो गया इसका ड्यूप्लेट, इसने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, भाई खुश है, सेटिस्फाइड है। बाहर वाला जो शेल है, इसके बाहर L वाला या M वाला, इसको 8 इलेक्ट्रॉन से अपना शेल भरना है, तब जाके ये स्टेबल कंडीशन में आएगा। सबको स्टेबिलिटी चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए, तो इसको भी अपनी स्टेबिलिटी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जब तक इसका ये ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, ये तड़पता रहेगा। अब इस ऑक्टेट को पूरा करने के 2 तरीके हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, दान कर दे। अगर ये ज्यादा अमीर है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 8 चाहिए, इसके पास 10 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो या तो दान कर दे, तो जाके मोक्ष में रहेगा। या फिर अगर इसके पास कम है, इसको चाहिए 8 के 8 और है 6, 2 चाहिए, तो 2 किसी से छीन ले, लूट ले, है लूट, मतलब कि चोरी चकारी कर ले और अपने 8 पूरे कर ले, तब ये खुश रहेगा। तो यही सब चलता रहता है इनके बीच में, और इन्हीं या तो छोड़ना है या लेना है, इसी वजह से रिएक्शन होते हैं, ये मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया भाई ऑक्टेट रूल क्या होता है, कि भाई हर किसी को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, हर किसी को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, और इसी वजह से ये रिएक्शंस होते हैं। ये फटाफट से देख लो, ये एक सीरीज है, तुम्हारे एनसीईआरटी की फोटो है, यहाँ पे पिक्चर है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि भाई कैसे कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे ऊपर होते हैं नोबल गैस, फिर मेटल्स और फिर नॉन मेटल्स। नोबल गैस वो होते हैं जिनके ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरे होते हैं, इनको कोई किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि भाई ये पहले से सेटिस्फाइड खुश हैं। जब पहले से खुश हैं तो क्यों अपनी खुशी में आग लगाएंगे ना, नहीं कर लगाएंगे, कोई फालतू चुल्लबाजी नहीं करते हैं। इनके ड्यूप्लेट या इनके ऑक्टेट्स पहले से पूरे हैं, जैसे कि हीलियम नियॉन आर्गन, ये भाई खुश हैं पहले से, तो ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, ना देना चाहते हैं ना लेना चाहते। फिर आते हैं मेटल्स। मेटल्स होते हैं दयावान, मेटल्स बिलीव करते हैं देने में, यानी दया देने, मतलब छोड़ने में चीजें,
इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है इनके पास, ये छोड़ने में बिलीव करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 यानी 281, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है, तो ये इसको छोड़ना चाहेंगे, तभी ये सेटिस्फाई होंगे, मतलब तभी ये स्टेबल कहलाएंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम, इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं, ये एल्यूमिनियम 3 है, पोटेशियम का 1 है, कैल्शियम का 2 है। ऐसे ये इनको क्या करेंगे, ये देखो इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मार लाएं, मतलब चोरी कर लाएं, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दें किसी को। आसान कौन सा है, 7 लेना या 1 छोड़ना? 1 छोड़ना ज़्यादा आसान है, तो वो 1 छोड़ने पे ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में क्या कंडीशन होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इनको इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। कैसे करेंगे, देखो इसके लास्ट, नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके पास 2 कंडीशन है, 2 चीज़ें पॉसिबल है, या तो ये कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन को ले आए, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आए, या फिर यह 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। तो बताओ कौन सा आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन को कहीं से हपकना मतलब हड़पना आसान है, या 5 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान है? ऑफ कोर्स 3 को लेना आसान है, तो इसीलिए ये 3 को लेने पे ही ध्यान देती है। ऐसे सारे नॉन मेटल्स चीज़ें लेने पे ही ध्यान देते हैं, ना कि छोड़ने पे। तो इसीलिए इनके ये क्या करते हैं ना, ये चोरों वाली फैमिली है। नॉन मेटल्स कौन सी फैमिली है, चोरों वाली फैमिली है। और मेटल्स कौन सी फैमिली है, ये दयावान एकदम दानवीर वाली फैमिली है, ठीक है। इसीलिए मेटल्स जो होते हैं ना, जैसे सोडियम है, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा अगर, तो इस पे Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे अगर क्लोरीन है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसीलिए इसके पास अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना, जब ये स्टेबल होगा तो ये Cl नेगेटिव का आयन बन जाएगा। तो इसलिए सारे ही मेटल्स पॉजिटिव आयंस होते हैं और सारे नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन होते हैं। समझ में आई कहानी? तो इसी वजह से ये रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे ये देखो जरा, ये रिएक्शन तुम्हारे सामने दिया हुआ है, चलो इसको अगले में समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये देखो ये मेटल है, ये सोडियम है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था, मैंने बताया था ना, एक लास्ट ऑर्बिट में था, उसको वो छोड़ना ही है। और क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये एक परफेक्ट पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है कि मेरे को 1 छोड़ना है और तुझे 1 चाहिए, तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर रहें, तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल, दोनों खुश, है ना, परफेक्ट पेयर बन रहा है। तो यही होता है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन ने ले लिया, इसने भी छोड़ दिया, ये भी खुश हो गया, इसने ले लिया, ये भी खुश हो गया। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये बन गया Na पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया Cl नेगेटिव, ठीक है। और ये दोनों कंबाइन हो गए और ये बन गया NaCl, एक सॉल्ट, जो कि कनेक्ट हो गए इलेक्ट्रॉन के लेने देने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन के लेने देने की वजह से जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड्स, या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। ये है एक तरह का बॉन्ड, ये है एक तरह का बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से बन रहे हैं। दूसरे तरीके के बॉन्ड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रखा जाता है ना कि ये A है, ये B है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। तो इन दोनों ने एक ऐसी पार्टनरशिप कर ली कि बोलेगा भाई मेरे पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है यार, मैं भी गरीब, मेरा भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, और ये कहेगा भाई मेरे पे भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तू गरीब मैं तुझसे बड़ा गरीब। तो ये क्या करेंगे ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगल बगल रखेंगे, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन से अपना सेल पूरा करना ना। तो ये कहेगा भाई ऐसा करते हैं ना, शेयरिंग कर लेते हैं। जब कोई देखने आएगा, जब मुझसे कोई पूछने आएगा, तो मैं कह दूंगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, भाई अपना सेट हो जाएगा मामला। कहेगा ठीक है, लेकिन जब तेरे से कोई देखने आए, तेरे घर वाले देखने आए तुझे, तो तू कह देना ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो मेरे हैं, ठीक है। तो ये दोनों लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जब इस तरह की शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनते हैं ना, तो इनको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वो आयनिक है, ये कोवेलेंट है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड का भाई बहुत जिद्दी, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई, सॉलिड होते हैं एकदम। ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, ना, ये इनसे सॉल्ट्स बनते हैं, और वो सारे सॉल्ट्स सॉलिड बनते हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी कि लिक्विड गैसियस स्टेट में नहीं होते हैं, सॉलिड्स में होते हैं, और क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब ये मेल्ट कर लिया जाए या फिर इन्हें पानी में घोल लिया जाए। देखो NaCl बन रहा था, NaCl को अगर पानी में घोल लूंगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, पानी में आयंस आ गए, आयंस की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, बढ़िया। या फिर इसको मैं पिघला लूंगा तो भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस आ गए, आयंस से इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है।
सॉल्युबल इन वाटर होते हैं भाई, आयनिक बॉन्ड है, पानी में घुल जाएंगे आराम से, आयंस बन जाएंगे अपने। हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। हार्ड मतलब कि भाई इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल होता है, हार्डनेस होती है इनमें, हार्ड लाइक सॉल्ट क्रिस्टल, जैसे सॉल्ट की क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये हार्ड होते हैं ऐसे ही, ठीक है। लेकिन ब्रिटल भी होते हैं कि अगर ऐसे फेंकोगे तो बिखर भी सकते हैं, बिखर भी जाएंगे, ठीक है। और है भाई हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले दे के बने हैं। लॉट्स ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है इनको तोड़ने ताड़ने के लिए, ठीक है भाई। तो आओ फटाफट से अब हम देखते हैं मेटलर्जी के बारे में, ठीक है। मेटलर्जी क्या होता है कि भाई अपने मेटल को लेके आना, निकालना, खोदना और फिर उसको, उसके जो गंदगी है उसमें, जो एक्स्ट्रा मेटल है जो हमारे रिक्वायरमेंट का नहीं है, उसको सेपरेट करना, अपने मेटल को प्योर फॉर्म में निकलवाना, यानी और उसको फर्दर यूज कर लेना, ठीक है। ये पूरा मेथड होता है मेटलर्जी। अब ये अलग अलग तरीके से करते हैं, हम फटाफट से देख लेते हैं क्या होता है। देखो, दो तरीके से हमारे मेटल्स हमें मिल पाते हैं। एक तो या तो देखो सिंपल प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे, नेटिव फॉर्म में, जैसे कि जो ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये कम रिएक्टिव होते हैं, या फिर ये बनाएंगे तो हद से अधिक छोटा मोटा ऑक्साइड बना लेंगे, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमें नेचुरल फॉर्म में मिल जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत प्रोसेस करके मिल जाते हैं आसानी से। वहीं पे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो कुछ ज़्यादा बड़े बड़े सॉल्ट्स बना लेते हैं, मुश्किल, जिनको निकालने में, जिनको से उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये ठीक है, वो होते हैं जो कि हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट्स में मिलते हैं। कैसे कंबाइंड स्टेट्स में? या तो वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स या क्लोराइड्स। तो इन सब के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस करने वाले हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस छोटे से सेक्शन में। तो सबसे पहले तो मिनरल और ओर के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, ओर क्या होता है? ओर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें से हम अपना मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, और साथ ही साथ प्रॉफिटेबली भी, यानी कि ज़्यादा पैसा ना लगाना पड़े। ऐसा ना हो कि जितने का मिनरल मेटल है उससे ज़्यादा हमने पैसा फूंक दिया उसमें, तो ऐसा ना होना पड़े, ठीक है। प्रॉफिटेबली हम निकाल सकते हैं। मिनरल वो कोई भी चीज़ होती है जिसमें हमारा मेटल या नॉन मेटल होता है, भले ही उसमें से हम निकलवा पाएँ या ना निकलवा पाएँ, प्रॉफिटेबली कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन उसमें होता तो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है सारे ही ओर्स मिनरल होते हैं, ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है। समझने वाली बात है। ओर क्या होता है? जहां पे हमारा मेटल है, प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? हम उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ओर्स हम इकट्ठे करते हैं जिसमें ज़्यादा हमारा मेटल हम निकाल सकते हैं। जैसे कॉपर की बात है तो ऐसे ही ओर्स इकट्ठे करेंगे जिसमें हमारा मेटल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उसको उसके साइड वाले पार्टनर्स जो कि अनवांटेड हैं उनसे अलग करेंगे, और किसी प्रोसेस के थ्रू उसके बाद उसको प्योर करेंगे। यानी अलग करने के बाद भी अब थोड़ी बोड़ी तो इंप्योरिटीज रह जाती है, मिट्टी विट्टी, डस्ट वस्ट रह जाती है। अब हमें तो नहीं चाहिए कि भाई हम कॉपर के तार बना रहे हैं उसमें मिट्टी के पार्ट्स आ जाएं, सब बर्बाद हो जाएगी ना, सब क्वालिटी की ऐसी तैसी हो जाएगी, तो वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम प्योरिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है। ये देखा होगा तुमने, ये माइनिंग ऐसे चलती रहती है, ठीक है। अब देखते हैं भाई कॉन्सेंट्रेशन के तरीके क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के 3 तरीके होते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, की मेटल की प्रॉपर्टी क्या है। देखो, पहला तरीका सिंपल है कि भाई अगर तुम्हारी इंप्योरिटी या फिर तुम्हारा मेटल उसमें से कोई भी हल्का है ना, जैसे हटाना क्या होता है, बेसिकली हटाना हमें ये गैंग होता है। गैंग क्या होता है? ये गंदगी होती है, यानी मिट्टी होती है, सॉइल वॉइल आलतू फालतू चीजें जो होती है ना वो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम खान में से निकाल के लाए, माइन में से निकाल के लाए, एकदम तुम पे प्योर गोल्ड वाला मेटल मिल गया, नहीं ना, ऐसा नहीं मिलता ना। तुम्हें उसमें गंदगी, मिट्टी विट्टी, सॉइल वॉइल सब मिलती है, तो वो सब हटाना है। उनको 3 तरीके से हटा सकते हैं। पहला तरीका है भाई वॉशिंग करके, इस तरह से वॉशिंग कर लो भाई, धो लो, ठीक है। ये मैग्नेटिक, ये क्या नाम है, हाइड्रोलिक वॉशिंग की जा रही है यहाँ पे, और इसमें मिट्टी विट्टी अलग हो जाएगी, और तुम्हारा जो ओर होगा ना, जो काम की चीज़ होगी, जो सॉल्ट्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से पहला तरीका। दूसरा तरीका भाई मैग्नेटिक सेपरेशन कर लो। अगर तुम्हारे मेटल या फिर उसका जो मिट्टी है उसमें, इनमें से किसी में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो भाई मैग्नेटिक सेपरेशन का तरीका तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो तुम्हारा मेटल है, आयरन ओर की बात कर रहे हो, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी, वो मैग्नेट से चिपकेगा, तो इस तरह से तुम मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हो। इस वाले में तुम्हारी मैग्नेटिक पार्टिकल यानी कि जो तुम्हारा रिक्वायर्ड है मेटल वो इकट्ठा हो जाएगा, और इस वाले में तुम्हारी डस्ट वर्स्ट इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तीसरा होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। ये करते हैं हम ज्यादातर सल्फाइड्स के लिए, ये करते हैं हम सल्फाइड के ओर के लिए। फ्रोथ फ्लोटेशन कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? फ्रोथ बनता है, यानी झाग बनते हैं। झाग में तुम्हारा मेटल का ओर आ जाता है और नीचे तुम्हारी गैंग यानी कि गंदगी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन की। एक्सट्रैक्शन की बात क्या करते हैं? देखो,
बेस्ड ऑन दी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। 3 तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। पहला तरीका वो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, दूसरा वो मेटल कम मॉडरेटली रिएक्टिव है, तीसरा वो जिसमें मेटल सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव है। इन 3 तरीकों में हम क्लासीफाई करते हैं और बेस्ड ऑन इन 3 तरीकों के हम अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला तरीका देख लेते हैं जिसमें कि हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं। मेटल हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम का सॉल्ट जो यूजुअली हमें मिलता है वो क्या मिलता है, NaCl। अब इस NaCl के सॉल्ट में से हमें Na निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसका एक मोल्टन सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब इसको गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि नमक ये जो है ना हमारा, ये पिघल जाए, ये मेल्ट हो जाए। और जब ये मेल्ट हो जाएगा ना, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में इसको एक कंटेनर में डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में NaCl को, और इसमें लगाएंगे हम 2 इलेक्ट्रोड। क्या लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे हम 2 इलेक्ट्रोड और इसमें पास करा देंगे इलेक्ट्रिसिटी। 2 इलेक्ट्रोड लगा के इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे। अब क्या होगा, ये NaCl टूट जाएगा किस में, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इसी तरीके से हम इस इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम अपना सोडियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस NaCl में से, ठीक है। और ये NaCl मिलता कहाँ है भाई, समुद्र में भर भर के नमक है, वहीं से मिलता है ये NaCl, ठीक है। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, सिंपल सा हाईएस्ट मतलब हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल का। ऐसे बहुत सारे देखो, ये होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है, ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है, Al2O3। इसमें भी हम सेम यही कर सकते हैं, Al2O3 बॉक्साइट, ठीक है। इसमें भी हम इसको मेल्ट करके इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, हमें एल्यूमिनियम हमारा मिल जाएगा। दूसरा तरीका होता है एक्सट्रैक्शन भाई मॉडरेट वाले मेटल्स का, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, ये 2 तरीके से हमें मिल सकते हैं, 2 तरीके से, सिंपल क्या। एक तो हमें मिल सकते हैं या तो सल्फाइड की फॉर्म में, या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, या फिर हमें कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं, हमें नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्म में भी नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के या इसको एक्सट्रैक्ट करने के भी 2 तरीके होते हैं। वो 2 तरीके क्या होते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग किया जाता है जब तुम्हें मिल रहा है सल्फाइड, जब तुम्हें क्या मिल रहा है, जब तुम्हें सल्फाइड का ओर मिल रहा है ना, आ जाओ, हाँ, जब तुम्हें सल्फाइड का ओर मिल रहा है तो तुम करोगे रोस्टिंग, ठीक है। और रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट, यानी कि खुले में एकदम मतलब एकदम खुली एटमॉस्फेयर में तुमने किसी चीज को जला दिया, हीट कर दिया, बर्न कर दिया, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ तुम बर्न कर रहे हो, तो उसको कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इन एक्सेस ऑक्सीजन में या एक्सेस एयर में तुम बर्न करते हो तो उसे रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर तुम्हारे पास कार्बोनेट फॉर्म में मिल रहा है तुम्हें सॉल्ट, मतलब तुम्हारा ओर जो है वो कार्बोनेट फॉर्म ऑफ का वो है, मतलब कि जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, उसमें से तुम्हें जिंक निकालना है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम बर्न करते हैं, तो हमें आगे का प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो अभी देखो होता क्या है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में पहले हम बात करते हैं ये अपना रोस्टिंग वाली। रोस्टिंग के लिए अगर मेरे पास मान लो जिंक सल्फाइड है, पहले जिंक सल्फाइड है, अब इस जिंक सल्फाइड से मुझे जिंक निकालना है, तो जिंक सल्फाइड को मैं एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न कर दूंगा, एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न कर दूंगा, तो क्या इसको कहेंगे रोस्टिंग। और बर्न करने के बाद क्या होगा, जिंक ऑक्साइड मेरा बन जाएगा और साथ में मेरा सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा जो कि निकल जाएगा। अब यहाँ पे जिंक का जो ऑक्साइड बन गया ना, इसको मैं बहुत सिंपली कार्बन के साथ रिड्यूस करवा सकता हूँ। जिंक का जो ऑक्साइड बना, इसको बहुत सिंपली मैंने कार्बन, चारकोल या कुछ भी डाल के मैंने इसको रिड्यूस करवा दिया, और रिड्यूस करवा के क्या बन गया, जिंक मेरा अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड मेरा निकल गया। तो यहाँ से मैं जिंक बहुत इजीली निकलवा सकता हूँ। तो ये तो प्रोसेस होता है रोस्टिंग का। सिमिलरली प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन का, बस उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि अब पूरी तरीके से कार्बन नहीं जले, मतलब पूरी तरीके से कंबस्टन नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मेरे पास जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, इसको मैं ऑक्सीजन में जला रहा हूं, लेकिन अब की बार ऑक्सीजन क्या है, लिमिटेड सप्लाई है, तो ये जलेगा तो और यहां बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। 2 स्टेप में हो रहा है। पहला तरीका, ये पहला स्टेप यही है कि भाई किसी भी तरीके से इसको ऑक्साइड की फॉर्म में ले आओ, ऑक्साइड से तो फिर मैं अपना काम करवा ही लूंगा। तो पहले तरीके से मैंने किसी तरह से इसको ऑक्साइड की फॉर्म में ले आया और फिर ऑक्साइड को रिड्यूस करा दिया। यहां पे भी मैं ऑक्साइड की फॉर्म में लाना चाह रहा हूं, देखो ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया, और बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं किसी भी तरीके से इससे जिंक ऑक्साइड जो मेरे पे आ गया है ना, इसको मैं कार्बन के साथ लगा के रिड्यूस करवा दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहां से भी मेरे को जिंक फाइनली मिल गया, जैसे कि यहां से मिला था, ठीक है, यहां से मिला था।
तो ये होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। याद रखना, रोस्टिंग करते हैं तब हम कब करते हैं, जब हमारे पास सल्फाइड के ओर्स होते हैं, और कैल्सिनेशन करते हैं जब हमारे पास कार्बोनेट्स के ओर होते हैं। दोनों में पहले स्टेप यही होता है कि भाई इसको किसी तरह से ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो हमारा काम हो ही जाएगा। फिर हम बात करते हैं भाई लेस रिएक्टिव यानी लीस्ट रिएक्टिव, जैसे कि हमारे जो इनर्ट मेटल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके लिए ये काम किया जाता है। इनके लिए क्या करते हैं भाई, ये सिंपल या तो ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं। अब ऑक्साइड बना रहे हैं, सल्फाइड बना रहे हैं, तो सिंपल इनके लिए रोस्टिंग कर दो, क्योंकि देखो रोस्टिंग तो हमने देखा था सल्फाइड में रोस्टिंग काम आती है। अगर सिंपल ऑक्साइड भी है तो भी यही काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, रोस्टिंग या हीटिंग अलोन, सिंपल सी चीज है। जैसे किया गई सिनेबार है, ये क्या चीज है भाई, ये है सिनेबार। ये सिनेबार जो होता है ये हमारा मरकरी का ओर होता है, यानी कि मरकरी का सल्फाइड ओर होता है। यहां से हम सिंपली से मरकरी निकाल सकते हैं। और मरकरी निकालने का तरीका क्या है, वही बर्निंग, रोस्टिंग। एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर दिया तो यहां से मरकरी का ऑक्साइड बन जाएगा, और मरकरी के ऑक्साइड को हम फर्दर कार्बन की मदद से फर्दर इसको मैं, अगर नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, HgO बन रहा है ना, इसको मैं कार्बन की मदद से रिड्यूस करा दूंगा तो Hg अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। तो यहां से मेरे को Hg यानी मेरा मरकरी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये कॉपर सल्फाइड के साथ भी हम कर सकते हैं। तो ये होते हैं भाई तरीके एक्सट्रैक्ट करने के। अब एक्सट्रैक्शन तो हो गया, इसके बाद जो अगला वाला प्रोसीजर था वो था प्यूरिफिकेशन। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारे पास एकदम प्योर फॉर्म आ गई हो, मिट्टी विट्टी कुछ ना बची हो। मिट्टी विट्टी बचती है, और मिट्टी विट्टी को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन। और प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल सा क्या करा है, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मतलब वही एक इलेक्ट्रोलाइट बनाया, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, और फिर हमने ये एक सॉल्यूशन बनाया। ये सॉल्यूशन क्या है, ये भाई एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। यानी कि ये है तो CuSO4, है तो CuSO4 ही, लेकिन ये एसिडिफाइड है। एसिडिफाइड यानी कि इसमें तुमने H2SO4 वगैरह कुछ हल्का फुल्का डाला हुआ है। अब क्या किया, एक तरफ ये वाला मैंने जो इलेक्ट्रोड है ना, ये मैंने अपना वाला जो गंदा है अभी, जिसमें गंदगी है ना, वो वाला डाल दिया, गंदा वाला। और ये वाला एकदम प्योर डाल दिया, यानी कि अलग से लाके ये वाला मैंने प्योर डाल दिया। अब जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पास करी ना, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड में से जो ये इलेक्ट्रोड गलने लगेगा, और इसमें से जो कार्बन जो कॉपर होगा ना, वो इस सोल्यूशन में मिलने लगेगा। और साथ ही साथ जो इसकी मिट्टी होगी वो यहाँ पे जमा होने लगेगी। ये जो मिट्टी होगी, जो गंदगी होगी, वो यहाँ पे जमा होने लगेगी। अब ये एक्स्ट्रा कॉपर जब इस सॉल्यूशन में मिल रहा है तो इसमें सॉल्यूशन का कॉपर कहाँ जा रहा है, जो सॉल्यूशन का कॉपर होगा वो इस वाले इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होने लगेगा। ये जो प्योर वाला इलेक्ट्रोड है ना, इस पे जाके इकट्ठा होने लगेगा। तो इस पे प्योर कॉपर इकट्ठा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में कॉपर जो कम हो रहा था वो कॉपर इस वाले इलेक्ट्रोड से निकल के सॉल्यूशन में जाता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा इस वाले इलेक्ट्रोड पे, और मिट्टी हमारी यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा दोनों काम हो गया, हमें प्योर भी मिल गया, गंदगी भी अलग अलग हो गई। तो भाई ये हो गया कहानी तुम्हारी प्यूरिफिकेशन की। तो भाई इसी के साथ, हाँ, ये हो गई तुम्हारी कहानी प्यूरिफिकेशन की। ठीक है भाई, तो फटाफट से हम देखेंगे कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन के बारे में हमने इंडेक्स में देखा था कि कोरोजन और उसका प्रिवेंशन हमारा टॉपिक है, हमारी बुक में भी दिया हुआ है और हमारे एग्जाम में भी आता है। तो देख लेते हैं क्या होता है यार। कोरोजन सिंपल सी चीज़, जैसे आयरन में इस पर्टिकुलरली कोरोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, आयरन में जब ये कोरोजन होता है ना, तो इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग इज नथिंग बट कोरोजन ओनली। अब ये कोरोजन होता कैसे है, जब भी किसी मेटल को छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसकी नॉर्मल कंडीशंस पर छोड़ दिया जाता है, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, तो वो रिएक्ट करने लगता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट चीज़ों से। जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि वाटर वेपर ना, पानी हमारे ह्यूमिडिटी जो होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, या फिर आसपास में जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये पानी के साथ मिलके क्या बोलते हैं, एसिडिक वो बना देती है ना, एसिडिक मीडियम डेवलप कर लेती हैं उनके साथ। तो इन सब के साथ जब हमारा मेटल रिएक्ट करता है तो उसमें कुछ रिएक्शन होता है, कुछ उसकी ऑक्साइड्स बनती हैं, और इसी प्रोसेस के दौरान वो अपनी फिनिश खो देता है, यानी कि अपना चार्म, अपनी चमक, अपनी स्ट्रेंथ वो लूज करने लगता है। और उसी वजह से जो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन, और उसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि तुमने देखा होगा इनिशियली जब नए कुछ लोहे का सामान तुम लाते हो, जैसे ये नट्स हैं, ठीक है, आयरन के नट्स हैं, यानी कि जो नट एंड स्क्रू एंड नट होते हैं ना, वो हैं। अब ये इनिशियली अगर लाए होगे, शुरुआत में लाए होगे, बिल्कुल तो एकदम चमकते हुए होंगे, एकदम सिल्वर कलर के होंगे, लेकिन जैसे ही इसको थोड़े समय के लिए छोड़ दिया, ये बिल्कुल ऐसे कलर के पड़ जाएंगे, और इसमें से एक ब्राउन, रेड ब्राउन जैसा कलर है ना, ये
ये रेड ब्राउन कलर का एक पाउडर निकल रहा होगा, और ये रेड ब्राउन कलर का पाउडर निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा, इस नट को कमजोर करता रहेगा, इसकी स्ट्रेंथ घटाता रहेगा। इसकी फिनिश तो देखो ऐसी तैसी करी दी है उसने, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, कोरोजन इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल व्हेन दे रिएक्ट विद एयर। धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्शन हो रहा है जब वो किससे, जब वो रिएक्ट कर रहे हैं एयर से, वाटर से, या केमिकल्स इन द सराउंडिंग। केमिकल्स कौन से, जो मैंने बताया ना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह के जो केमिकल्स जो हवा में पोल्यूशन वाले होते हैं ना, वो ये रेडिश ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस बनाता है जिसको हम कहते हैं रस्ट। और इसी रस्ट को, मतलब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। ये भी रस्टिंग इज अ काइंड ऑफ कोरोजन, ठीक है। आयरन के लिए हो रहा है तो रस्टिंग कह रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ आयरन के लिए होता है? नहीं भाई, आयरन के लिए होता है तो रस्टिंग बोलते हैं, और जो बनता है उसे हम कहते हैं Fe2O3.XH2O, यानी इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। ये कुछ रिएक्शन होता है। 4 आयरन, अगर मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, सही से, और दोबारा लिख के मैं क्या बनाऊंगा इसका, देखो अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखूँ, आयरन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन ले लिया, और मैंने पानी ले लिया। अब इनके साथ रिएक्ट होके मेरा बन जा रहा है फेरिक ऑक्साइड। क्या बन जा रहा है? फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब ये फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड जो है ना, ये फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड कंटिन्यूसली वहीं प्रेजेंट है जहां पे पहले थी, तो वहां पे ह्यूमिडिटी पहले भी थी और ह्यूमिडिटी अभी भी है, तो ये फर्दर पानी के साथ रिएक्ट होती है और कन्वर्ट हो जाती है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। ये जो चीज दिख रही है ना तुम्हें, ये जो चीज दिख रही है, यही है तुम्हारी रस्ट, जो कि होती है रेडिश और ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर की फ्लेकी इसका नेचर होता है, ठीक है। ये रस्ट होती है, आयरन के साथ हो रही है तो इसे रस्ट कह रहे हैं, ठीक है, रेडिश ब्राउन फ्लेक्स। कॉपर के साथ भी होती है, कॉपर भी रस्ट होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे घर पे कॉपर की बॉटल्स हों, ठीक है, कॉपर के कंटेनर्स हो, तो तुमने देखा होगा उस पर भी रस्टिंग होती है, और वो एक लाइट ग्रीन कलर की कोटिंग बना देती है। लाइट ग्रीन कलर की कोटिंग क्या होती है, और उसको क्या बनता है, वो रस्ट बन के, रस्ट होकर क्या बनता है, कॉपर पे अगर रस्टिंग होगी तो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बनेगा, और उसकी चढ़ जाती है उस पर ग्रीन कोटिंग। सिल्वर की भी रस्टिंग होती है, भले ही सिल्वर एक इनर्ट मेटल की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसकी भी रस्टिंग होती है, और ये बन जाता है सिल्वर सल्फाइड। ये रिएक्ट किससे करता है? ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर से, और ये सल्फाइड बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड, जिसकी ब्लैक लेयर होती है, काले रंग की लेयर। जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, पायले वगैरह, या फिर जो लेडीज़ के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरीज होती है, उस पर कई बार ये ब्लैक लेयर जम जाती है, ठीक है। लड़कियों को ज़्यादा समझ पाता होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है, लड़के तो हमें क्या ही पता होगा, लेकिन ब्लैक लेयर जम जाती है, वो सल्फाइड की लेयर होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम का भी कोरोजन होता है, इसी वजह से तो एल्यूमिनियम के कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर रहे थे, याद करो, एल्यूमिनियम के कोरोजन को रोकने के लिए हम करते थे एनोडाइजिंग। अभी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले ही, एनोडाइजिंग, ठीक है। एनोडाइजिंग में क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दे रहे हैं हम। तो एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, जब रस्ट हो रहा है, जब हमारा एक्चुअल एल्यूमिनियम खराब हो रहा है ना, रस्टिंग को उसकी कोरोजन हो रहा है, तो बना तो वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड रही है, लेकिन उसमें एल्यूमिनियम कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारा ओरिजिनल वाला, जिसको हमें बचा के रखना है, उसका इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, तो वो खराब हो जा रहा है। ये डल ग्रे कोटिंग हो जाएगी, इसके ऊपर एक ग्रेइश कलर की डल कोटिंग आ जाती है, ठीक है। बचाने के लिए इसको एनोडाइज करते हैं। अब ये कुछ मैंने प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन लिखे हैं कि भाई अपने कोरोजन को, अपने मेटल को हम बचाएं कैसे, तो कुछ फिजिकल तरीके होते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो, पहला होता है पेंट करके रखो। अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा लोहे का आर्टिकल है, जैसे कूलर्स होते हैं, कूलर है ना, गर्मियों में कूलर चलते हैं ना पानी वाले, जिससे हवा आती है, तो अगर उस पर नॉर्मल वो आयरन की कंडीशन में है तो भाई, या उसका जो स्टैंड है वो आयरन की कंडीशन में, तो भाई कुछ समय तक तो सही है, लेकिन कुछ समय बाद उस पर जंग लग जाएगी और वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल बद से बदतर हो जाएगी। इसीलिए उसको पेंट कर दो, उसके ऊपर पेंट कर दो, ब्लैक कलर से, ब्राउन कलर से, किसी भी कलर से उसको पेंट कर दो। पेंट कर दोगे तो क्या होगा ना, पेंट करने से क्या होगा, ये तुम्हारा आयरन का मान लो कोई आर्टिकल है,
ये तुम्हारा आयरन का कोई सामान है, इसके ऊपर तुमने पेंटिंग कर दी, इसके ऊपर तुमने क्या कर दी, पेंटिंग कर दी, तो एक बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट हो जाती है। पेंटिंग करके ना एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट हो जाती है, किसके बीच में, तुम्हारे आयरन के सामान के बीच में और बाहर के प्रेजेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या और बाकी जो केमिकल्स हैं ना उनके बीच में। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक लेती है। अब क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक ले रही है तो भाई रस्टिंग तो होगी ही नहीं, रस्टिंग यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो कवर्स मेटल्स टू ब्लॉक एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर को ब्लॉक करने के लिए मेटल को कवर कर लेता है। पेंटिंग आयरन गेट्स हो गया और आयरन के स्टैंड्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऑयलिंग या ग्रीजिंग, जो मशीन्स होती हैं, जो कि बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं ना बड़े बड़े जगहों पे, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीन्स, उनमें कैसे रोकेंगे हम इस कोरोजन को या रस्टिंग वगैरह को, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ऑयलिंग करते हैं या ग्रीजिंग करते हैं कंटिन्यूस, बार बार, ठीक है, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार मशीन्स का क्या बोलते हैं मेंटेनेंस चलता रहता है ना, तो उसमें क्या ऑयलिंग ग्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वो सूखी रहेगी ना मशीन तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन से, पानी से रिएक्ट करके वो रस्टिंग कर ही लेगी या कोरोजन आ ही जाएगा वहाँ पे किसी ना किसी तरीके का, ठीक है। तो उसका भी काम ही होता है भाई, कांटेक्ट नहीं बनाने देती वो, एयर या वाटर से कांटेक्ट नहीं बनाने देती मशीन का। ये कौन, ऑयल जो हम लगा रहे हैं, ऑयल की लेयर या ग्रीजिंग की लेयर, ठीक है, मशीनरी पार्ट्स में ज़्यादातर। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का क्या काम होता है, देखो गैल्वेनाइजेशन भी यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है आयरन के ऊपर, आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए। और गैल्वेनाइजेशन क्या कैसे करते हैं, जिंक से करते हैं, जिंक की मदद से करते हैं। एक जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं हम अपने आयरन के ऊपर, क्योंकि आयरन हमारा ज़्यादा वैल्यूएबल है जिंक के मुकाबले। तो हम कहते हैं भाई जिंक को खा लो लेकिन आयरन को मत खाना। तो जिंक ऊपर एक सुसाइडल कोटिंग बना देता है, ठीक है, एक तरीके से सुसाइडल कोटिंग बना देता है कि भाई जिंक, क्योंकि देखो हमें याद है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो था वो ऊपर था आयरन से, यानी जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादा पानी से रिएक्ट करने की, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी किसकी है, जिंक की। तो अब पानी और ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो जिंक से रिएक्ट कर जाएगा, आयरन को हमारे छोड़ देगा। तो आयरन तो हमारा प्रोटेक्टेड है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ज़्यादातर होता है गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप्स, जो गैल्वेनाइज्ड GI पाइप होते हैं ना। तुमने एक टर्म सुना होगा, अगर तुमने सुना हो GI पाइप्स, GI रॉड्स, ठीक है, ये क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन रॉड्स। गैल्वेनाइज्ड आयरन रॉड्स होती हैं, मतलब कि ये ऐसी आयरन की रॉड्स होती हैं जिनके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ी हुई है जिससे वो रस्ट नहीं होगी, ठीक है। एनोडाइजिंग तो अभी हमने देखा, एल्यूमिनियम को बचाने के लिए, एल्यूमिनियम के कोरोजन को रोकने के लिए हम एनोडाइज करते हैं, उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, थिक कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड चलाते हैं, खासकर एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स पे, लैपटॉप्स जिन पे एल्यूमिनियम की कवरिंग्स होती है। अलॉइंग क्या करते हैं, 2 मेटल्स को जोड़ लिया, मिला दिया तो वो बन जाता है अलॉय, ठीक है। अब अलॉय से क्या होता है ना, अलॉय से भी रस्टिंग या कोरोजन रुकता है, कोरोजन रेजिस्टेंस मिक्सचर बना देते हैं, ठीक है। एक हम ऐसा मेटल ले लेते हैं जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा वो वाटर और ऑक्सीजन से, और एक हम ऐसा थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव वाला जिसको हमें बचाना होता है। इन दोनों का हमने अलॉय बना दिया। जैसे स्टील हमने एक अलॉय बनाते हैं, इसमें हम कार्बन लेते हैं, हम आयरन लेते हैं, हम और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और मिलाते हैं, एक अलॉय बन जाता है। स्टील कोरोड नहीं होता है क्योंकि उसमें हमने मल्टीपल चीज़ें मिला के एक ऐसा मेटल बनाया, एक ऐसी चीज़ बनाई है, जैसे स्टेनलेस स्टील यहाँ लिखा भी है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, क्योंकि उस पर स्टेन नहीं आएगा, उस पर कोरोजन नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम स्टेनलेस स्टील है। ये अलॉइंग भी एक मेथड है टू प्रिवेंट कोरोजन। तो भाई ये सारे मेथड हैं कोरोजन को रोकने के लिए, और इसी के साथ हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुमको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट्स में पूछ लो और उसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट में।